राष्ट्रीय राजरंगम नाट्य समारोह में आज मंचित होगा नाटक एनिमी ऑफ द पीपल। हेनरिक इब्सन द्वारा लिखा नाटक, रूपांतरण किया है नेमित चंद्र जैन ने और नाटक का निर्देशन किया है योगेंद्र सिंह ने। ये नाटक समाज और सत्ता के आपसी सामंजस्य का प्रतीक है, जिसमें नागरिक गौड़ है, नायक शापित। एक कर्तव्यनिष्ठ नायक और पूंजीवाद का संघर्ष भी इस नाटक में चित्रित होता है। नाटक कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन दर्शकों के मस्तिष्क में उन सभी सवालों और आलोचनाओं को जन्म देता है जो हमें व्यक्ति से नायक बना सकते हैं। नाटक शुरू उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फोर्थ वॉल ड्रामेटिक सोसाइटी की नाट्य प्रस्तुति एनिमी ऑफ द पीपल। तुमने प्रेमचंद की कहानियों के बारे में एक चीज कॉमन देखी है क्या? प्रेमचंद की कहानी के जितने भी नायक है ना, वो तुम्हें सुपर हीरो के, मतलब उनमें कुछ मॉरल इनका है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेमचंद ने कॉन्शियसली किया ताकि नॉर्मल ऑडियंस उनसे एसोसिएट कर सके। जब आम जनता देखती है ना कि ये कमियां तो हमें भी, हम भी उतने करेजियस नहीं, लेकिन प्रेमचंद की कहानी के नायक आखिर में बहुत अच्छा काम करते हैं। जी बहुत बढ़िया। नाश्ता पसंद है, तैयार हो गया, एक बार डॉक्टर साहब आ जाए तो कर लेंगे। अभी क्या आजकल डॉक्टर साहब काम बिजी रहते, मिलते ही नहीं है। पता नहीं, पूछने पर बताते भी नहीं, बस वो अपनी फाइलें देखते रहते हैं। हाँ, पिछले ट्यूसडे को ऑफिस के बाहर से जा रहे थे, तो मैंने बालकनी से उनको बोला था डॉक्टर साहब काम बिजी रहते, तो कहने लगे एक नए प्रोजेक्ट में लगाओ, खत्म होने के बाद में भी लूंगा तुमसे। वैसे तो वो जब भी कुछ नया करते हैं सबका भला ही होता है। ये बात है। अभी तो उनके वॉक पे जाने का टाइम हो गया। बिल्कुल, नियम के पक्के हैं। हाँ, ये लगता है वही आ गए। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? इस बार बहुत दिन बाद आना हुआ। यहाँ से निकलना था, सोचा मिलता हुआ चलूं। अकेले भी तो कम होते हो तुम लोग, लोगों की भीड़ तो हमेशा ही बनी रहती है। नहीं भैया, ये बात नहीं है, बस आज साथ में ना खाने का प्रोग्राम बन गया था। अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, इस वक्त भोजन से पहले चाय बिल्कुल सहन नहीं होती। थोड़ी सी तो ले लीजिए। अब घर लौट के खाना ही खाऊंगा, कितना सा तो खाता हूँ, यही कोई 2-3 चपाती। ठीक भी है, खर्च भी कम होता है तुम लोगों के मुकाबले में। भैया हम लोग भी पहले जैसे खर्चीले कहाँ रहे, और खर्च करने वाला जमाना ही कहाँ है, आप बताएं। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था वसुधा, ये बात अभय समझ जाए तो सब अच्छा हो जाए। कहाँ है डॉक्टर साहब? अरुण को लेकर वॉक पे गए हैं, आने ही वाले होंगे। हाँ, सेहत के लिए अच्छा है घूमना फिरना, है ना अश्विनी? चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। सुना है मेरे भाई आजकल आप लोगों की साप्ताहिक, नाम क्या है इसका? जी, जनवाणी। जनवाणी ये प्रधान लेखक बन बैठे, उसका लेखक न होने से काम नहीं चलता क्या? जी सच बात कहने की आदत रही है डॉक्टर साहब। चाय थोड़ी सी। हाँ, तारीफों के पुल बनेंगे तो कोई लिखेगा क्यों नहीं सच बात। किसी विद्वान ने कहा है, भाषा की सृष्टि हुई थी मनुष्य के भावों को प्रकट करने के लिए नहीं, छिपाने के। लिखने के मामले में और भी ठीक है, सफेद झूठ को सत्य की तरह बना डालिए। दरअसल बात सब झूठ की नहीं है। मुझे लगता है रचना ऐसी लिखनी चाहिए जिसे पढ़ के सबको अच्छा लगे, लेकिन आप लोगों की कोशिश तो इससे उलट होती है। प्रगति के नाम पर मालिक लोगों को गाली देकर पब्लिक को खुश करके पॉपुलर होने की। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। वो फिर कुछ लिख रहा है क्या? यहाँ एक पुराना लेटर, हमारे पानी के सप्लाई की तारीफ के इंतजार में, उस वक्त नहीं छपा था। तारीफ हो जाती मालिकों की। जी सोच रहे थे सही मौका आने पर काम करें। यही तो सही मौका है। देखिए, मेरा मानना ये है कि नल के कामकाज से ना जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। इतना लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिसाब लगाते हैं, खाने तक का होश नहीं रहता। बताएं, होश कैसे रहेगा जनाब को? वो भी तो मालिकों में से ही हैं। सर, ही इज द क्रिएटर ऑफ इट। डॉक्टर साहब जन्मदाता हैं इस व्यवस्था के। जन्मदाता। इस तरह की बातचीत बीच बीच में मेरे कान में भी पड़ती है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोगों का भी है। बिल्कुल, वो हमेशा ये बात कहते हैं। 100 बार। इस बात से इनकार किसे है? आप ही ने तो सारी योजना को अमली जामा पहना है, ये तो सभी जानते हैं।
ध्रुव ये कहना चाह रहा है कि वो आइडिया डॉक्टर कुमार ने प्रपोज वो किया था। आइडिया होगा उसका, तो क्या वही काफी है? जब सच में कुछ काम करना होता है, कोई नई चीज बनाकर तैयार करनी होती है, उस समय अलग तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, अलग तरह के सिद्धांत। हमें क्या बेबुनियादी बातें कर रहे हैं आप? एक बार गौर कीजिए कि अश्विनी जी, नाश्ता अंदर ना ठंडा हो जाएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। ध्रुव आप भी, फिर बाद में बात करते हैं ना, आइए ना। खुदा, तुम शायद जानती नहीं हो, ये जो अश्विनी है ना, इसका बाप प्रेस में एक मिस्त्री था, एक नंबर का नशेबाज और कमीना। अब ये आज पढ़ लिख के ढीठ हो गया है और फिर संपादक। छोड़िए बिना भैया, बेकार की बात सोचने से क्या फायदा? अब आप दोनों भाइयों में इतना मेल मिलाप है तो कोई ये बाहर वाला कर ही क्या सकता है? अब जो कुछ भी आप दोनों ने मिलकर ही बनाया है ना। लेकिन बहुत से लोग दूसरे लोगों के साथ हिस्सा बांट के चैन से रह नहीं पाते ना। आप ऐसे क्यों सोचते हैं भैया? ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये बेधड़क कैसे? लगता है आप वो काफी घबरा गया था, उसे इंजेक्शन नहीं लगवाया, वो डर के मारे वो आया ही नहीं। उसने कहा कि मुझे मेडिसिन चाहिए। अरे देखो कौन आया मेरे साथ, प्रशांत। पापा क्या मिलने थे, आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई, साथ चलो हमारे। ले आया ने। अरुण कहने लगा इसे फिर भूख लगी, उसे कुछ खाने को दो और हमारे प्रशांत जी को भी कुछ खिलाओ भाई। अंदर आइए ना, देखते नहीं भैया। कैसे हो बेटा? ओ भैया है। चल के आए हो? हाँ बस पापा के साथ। हेलो भैया, हेलो। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। प्रशांत, ये है मेरे बड़े भाई निर्भय कुमार। नमस्ते। इस कॉलोनी के प्रधान व्यक्ति, हमारी नल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर और म्युनिसिपैलिटी के भी चेयरमैन। अबे चलता हूँ। भैया अभी तो आए थे, वहीं चले जाओगे क्या? काम भी तो। अरे बसु, कुछ चाय नाश्ता लगाओ जल्दी से, और हमारे प्रशांत जी को कुछ खिलाओ भाई। आइए ना अंदर। फिर खाना। भैया इतने दिनों बाद आए हो, परिवार में एक साथ बैठेंगे, अच्छा लगेगा, आइए ना। और वो लोग भी खूब है, मैं तभी से देख रहा हूँ, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना? खाएंगे ही। हाँ नसीब हो, उन्हीं को तो जरूरत है भैया, खूब खाएंगे, जानवर की तरह खाएंगे। उन्हें कितना काम करना है, लड़ाना है, बनाना है, कुछ उथल पुथल करनी है। उथल पुथल कैसी उथल पुथल? अब जो उनके मन में इच्छा होगी ना, उसको लेकर उथल पुथल। जो अच्छा लगेगा उसको लेकर उथल पुथल, और जो बुरा लगेगा उसको भी लेकर उथल पुथल। एक शब्द में कहूँ ना, चारों तरफ बस उथल पुथल, एक जोरदार जवानी है। तब हम लोग कहाँ और हमारे जैसे दो बूढ़े तब कहाँ। हाँ बहुत सही ढंग निकाला है ना भाई को बूढ़ा कहने का। भैया नाराज ना हो, यहाँ जिससे भी मिलो वही दुखी लगता है। बेटे को ये हो गया, बेटी को वो प्रॉब्लम है, कामकाज का बुरा हाल है, या फिर मालिक ने यूं कह दिया। बस चारों तरफ शिकायत और असंतोष। तब इन लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी एक नई दुनिया सी है, कह सकते हो कि एक नया संसार तैयार हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ तुम्हें नहीं लगता? हाँ वैसे तुम्हें क्यों लगेगा, तुम तो सदा से यही रहे हो। मुझे ही नौकरी की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ा है। मैं तो वैसे भी घर से निकाला हुआ हूँ। सब बातें छोड़ो अब है, बुजुर्ग लोगों ने जो भी किया उसकी आलोचना से अभी कुछ फायदा मिलेगा? भैया मैं लगभग देश भर में घूम चुका हूँ, पर हर जगह देखा एक बूढ़ा जर्जर समाज जो जवानी की गर्दन पर चढ़कर बैठा है और कौवे की तरह उसके दिमाग को नोच नोच कर खा रहा है। अरे खुद भी नहीं मरेगा और अपने बच्चे को भी आगे नहीं बढ़ने। विभत्स विभत्स। तब इन लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। भैया तुम, आई एम थैंकफुल टू यू। तुम मुझे अगर यहाँ नहीं बुलाते तो शायद मेरा जिंदगी में दोबारा लौटना नहीं होता। आजकल मैं बेहद इमोशनल होता जा रहा हूँ। उम्र बढ़ने से यही होता है, नब्ज बिल्कुल बेकार हो जाती है, जानते हैं? जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ, एक बार जो इंसान पागल हो जाए ना, वो ताउम्र पागल रहता है। और तुम वंस दादा तो ऑलवेज दादा। वसु, अरे चाय नहीं आई? मैंने ही मना किया था। अच्छा भैया, वो घटना याद है जब पिताजी ने, यू आर ग्रेट मैन, तुमने उस एक छोटे से गांव को इतनी बड़ी एक कॉलोनी बना दी। तुमने तो दी मुझे असली प्रेरणा। तुम नहीं होते तो क्या मैं इतना बड़ा नल लगाने का काम अपने हाथों कभी। वसु, मेरा कोई पार्सल आया क्या? नहीं आया है। आज मैं कितना सुखी हूँ। ये फर्नीचर, ये मकान, ये सब हमने पैसा बचाकर खरीदा है। कितने दिनों बाद ये सब कर पाया। तभी एक घर
एक घर जैसा लग रहा है, एक घर जो अपना सा लगता है, एक घर जिसे कुछ कहा आपने? नहीं, मैं बस ये देख रहा था ये जनवाणी का संपादक अश्विनी बड़ा खाने वाला है। भैया इसके पेट के भीतर इलास्टिक है। तो ऐसा है, उसको कह देना कि ज्यादा काम में लेने से इलास्टिक ढीली पड़ जाती है। चलता हूँ। अबे सुना है कोई तुम्हारा आर्टिकल पड़ा है उन लोगों के पास जनवाणी में, जैसे शायद वो लोग छापना चाहते हैं, तुमको कुछ रुपया पैसा भी देते हैं? अरे रुपया पैसा कहाँ भैया? अच्छा वो आर्टिकल, वो पुराना, हाँ। वो अब नहीं चल सकता। क्यों? अबे यही तो ठीक मौका है। अब ठीक है ना, मुश्किल है। कम से कम आज ये बात मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि घटना पूरी तरह बदली जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि मेरे दिमाग का ये क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगे तुम? कुछ छुपाने की बात है क्या? मुझसे भी देखो, अगर मैं इस शहर का मेयर हूँ। वाह, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ भैया कि मैं इस वाटर वर्क्स का क्या होगा ये सब झगड़ा करते। झगड़ा करने की आदत नहीं है मेरी। इस वाटर वर्क्स के मामले में सब काम बिजनेस लाइक तरीके से होना चाहिए। मैं किसी भी तरह तुम्हारे उस उल्टे सीधे रास्ते का समर्थन नहीं करूंगा। मैं उल्टे सीधे रास्ते पे चलता हूँ। हमेशा से तुम्हारी सनक ही है। तुमने जो चाहा किया, जिसकी वजह से उस दिन पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था। अभय, समाज के सामने व्यक्ति को सिर झुका के चलना पड़ता है। असल में समाज की भलाई के लिए जो उसके प्रधान है, उस अथॉरिटी को मानना हुआ। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता भैया। मैं तो बस, तुम कहना चाहते हो कि पिताजी ने मुझे घर से निकालकर अच्छा किया था? कभी नहीं भैया। अथॉरिटी तभी तक मानी जाती जब तक वो जनता की भलाई के लिए काम करे। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ अभय, तुम अपना स्वभाव बदलो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें। चलता हूँ। हाँ, उन लोगों से भी कह देना। भैया चले नहीं गए? हाँ, बड़ी तेजी के साथ। नहीं, तुम दोनों भाइयों में ना फिर कुछ हुआ है। पर क्यों? भैया किससे नाराज है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताज्जुब की बात है, पार्सल अभी तक नहीं आया। नमस्ते मैं जी। क्या हुआ? आज आपके भाई साहब का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ लगा। पेट की खराबी भैया को तो बिल्कुल ही हजम नहीं होता। डॉक्टर साहब, खास करके आपकी जनवाणी पत्रिका की तो कोई चीज उनके पेट में नहीं पड़ती। अब आप लोग जानते तो हो ना कि भैया बैचलर है, घर गृहस्थी है नहीं, उसके अलावा काम काम, आदमी कितना सहन करे। आप लोग बैठिए तो आइए। अरे वसु, अरे भाई चाय नाश्ता क्या हुआ है? प्रशांत पहली बार हमारे घर आया है। बहुत बकबक कर ली, अब जरा ना चाय पी के गला कर पड़ लो। और प्रशांत जी, इस बार बहुत दिन बाद मिलना हुआ ना, लास्ट शिमला स्टेशन पर मिले थे। आप भूल गई, उदयपुर में मिले थे। अच्छा हाँ, आपका कोई बिजनेस है शायद? लो, तुम फिर भूल गई। अरे ये प्रशांत है, दवाई फैक्ट्री के अंदर ट्रेनिंग एजेंट था, याद नहीं तुम्हें? अब याद आया, फिर तो किसी काम से ही आए हैं। जी नहीं, छुट्टी लेकर घूमने आए। आप नहीं जानती, डॉक्टर साहब को बता चुका हूँ, यह हमारा एक मकान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरूर जानते होंगे, आपके भाई निर्भय कुमार हमारी फर्म के एक डायरेक्टर है। सिर्फ एक के, ऐसे कईयों के हैं। प्रशांत जी, ये निर्भय जी आपको जानते हैं क्या? शायद नहीं। अब आए हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगे ही। जी नहीं, हफ्ते भर में ही चला जाऊंगा। और चले जाएंगे तो घर का क्या? जैसा कि साला लो फिर शोर शुरू। आप लोग चाय पीजिए ना। आ रही हूँ बाबा। अश्विनी जी, अगली बार ये जनवाणी में कुछ निकलेगा क्या? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ खास नहीं है, इसलिए इस बार हम आपका लेख छाप रहे हैं, वही पुराना लेख। बोले नहीं, उसे इस बार मत छापो। ये कि हमने स्पेस रख छोड़ी है, छापने के लिए अच्छा मौका है। तब तो अच्छा है, आपका लिख पढ़ा जाएगा। तेरा स्कूल के इतनी रात तक खुला रहता है। नहीं पापा, एग्जाम्स का झमेला है। क्या बात है, चाय होने की लगता है? प्रशांत, हाँ इसे पहचाना? अरे मेरी लड़की मंजू। हाँ हाँ, पहचान गया। ये वही पेटेंट दवाई का फॉर्मूला। आप कहाँ से आए अंकल? फिर से कोई नई दवाइयाँ लाए क्या? क्या हुआ, नहीं लाए? हाँ हाँ, लाया हूँ। तेरा मुंह देखकर लगता है विटामिन बी की कमी हो गई तुझमें। हमारा एलिक्सर हेपेटिका का, उसमें तुझे मिलेगा केली ग्लाइकोफॉस 6 ग्राम, सोडियम ग्लाइकोफॉस 5 ग्राम, पोटेशियम ग्लाइकोफॉस 5 ग्राम, निकोटीन 10 मिलीग्राम। सचमुच अंकल, आपको ऐसे कितने 100 फॉर्मूले याद रहते हैं। मुझे तो एक चीज भी याद नहीं रहती। अब पापा, आपका एक पार्सल था मेरे पास। पार्सल किसने दिया? पोस्टमैन ने स्कूल जाते टाइम। और ये तुझे अभी याद आ रहा है? शाम को भूल ही गई। उसके बाद से कमेटी मेंबरों के घर पर भटक रही हूँ। अच्छा ठीक है, ला दे। ये रहा।
हाँ ये वही है। अच्छा सुनो, अरुण तो नहीं है अंदर? सो गया है। क्या मामला है माँ? पता नहीं। और तू क्या उठा ले इकट्ठा काम कर? ये लड़कियों की कॉपियाँ। स्कूल की सेकंड मिस्ट्रेस ने कहा था ईश्वर के विषय पर निबंध लिखने के लिए। कौन कितना झूठ लिख सके, यही देखकर तो नंबर देने होंगे। आपके स्कूल में झूठ लिखवा के पास करते हैं? सिर्फ हमारी, सभी स्कूलों में। जैसे ईश्वर है या नहीं इसका ठीक से पता नहीं, फिर भी सिखाना पड़ता है कि ईश्वर न सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़ा दयालु भी। ये भी सिखाना पड़ता है कि हमेशा टीचर्स की बात माननी चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि हम टीचर्स भी ना बच्चों को सेल्फिशली कभी कभी गलत एडवाइस दे देते हैं। ये भी सिखाना पड़ता है कि हमेशा सच बोला करो, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि आजकल के जमाने में तरक्की हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता है सच ना बोलना। आप एकदम ठीक कह रही हैं। बीच बीच में तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपना ही एक स्कूल चला लूं। कम से कम अपनी पसंद का काम तो कर पाऊंगी। बेटा मंजू, अगर तू सचमुच ट्यूशन वगैरह करने की बात सोचती तो मेरा मगर अक्सर खाली रहता है। थैंक यू अंकल, मैं सोचूंगी इस बारे में। मंजू जी, क्या आप ये स्कूल वगैरह करती हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं। वो अनुवाद कर दिया आपने, इस बार बहुत देर लगा दी। ठीक वक्त पर मिल जाएगा आपको। बड़ी जोरदार खबर है मेरे हाथ में। सारे शहर में खलबली मच जाएगी। खबर? कैसी खबर? एक बड़ा भारी आविष्कार। कैसा आविष्कार? तुमने किया है? हाँ मैंने ही। इस समय अगर आकर कोई मुझसे कहना कि ये पागलपन है, हिम्मत नहीं हो सकती। जानता हूँ नहीं होगी हिम्मत। क्या उनकी। हुआ पापा, बताइए ना। अरे बताता हूँ। भैया यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। देखते कि किस तरह से हम लोग सिर्फ अंधों की तरह रास्तों पर चलते लेकिन हैं। मामला क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हारी कॉलोनी का जनरल हेल्थ खूब अच्छा है, ये अक्सर कहा जाता है ना। क्या दूसरी कॉलोनी की तुलना में 100 गुना अच्छा है? ऐसी एक कॉलोनी और भी अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए। नए नए लोग आए, स्वास्थ्यहीन बीमार। कहाँ कहे जा रहे हो? बस हम सब बात का समर्थन करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं। मैंने तो दरबारी भूत से लेके कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इन सबसे हुआ क्या? हमारी नल व्यवस्था को हम कहते हैं कॉलोनी का प्राण केंद्र। हाँ, प्राण केंद्र क्या कम नहीं चीखते? जी हाँ, हम लोग ही चीखते हैं, पर जानते हैं कैसी जनहितकारी है या पूर्व नल की व्यवस्था, जिसमें पानी के जरा रुपया बहाया गया है। जानते हैं उसका असली रूप क्या है? डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं जानते, अब आप बताइए हुआ क्या? क्यों, क्या हुआ है? फिल्टर्ड वाटर के नाम पर कीटाणु से भरा हुआ पानी ही हमें पीने को मिलता है। हमारे पीने के पानी में पापा? हमारे पानी? ये नहीं हो डॉक्टर सकता। साहब, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। The whole place I tell you is a white chapel. पानी पंपिंग स्टेशन और रिजर्वायर जहाँ है वहाँ पर बहुत सारे चमड़े के कारखाने हैं। सारा कूड़ा करकट जमा होता है वहाँ पानी के आसपास, और वही गंदगी हमारे पानी को भीतर भीतर गंदा कर देती है, और फिर पानी पंप करके नल में भेजा जाता है, और हम सब सोचते हैं कि कितना बढ़िया पानी पी रहे हैं हम लोग। लेकिन अभय जी, आपको इस बात पर पक्का है कि नहीं? एकदम पक्का यकीन। जहाँ तक पॉसिबल था मैंने बहुत जांच की, बहुत दिनों से शक था। पिछले साल कुछ मरीज आए भी थे, याद है वसुधा? सभी टाइफाइड और गैस्ट्रिक अल्सर के थे। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। शुरू में मैंने सोचा कि ये लोग बाहर से इन्फेक्शन लेकर आ गए, पर बाद में लगा कि टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 3 हफ्ते। मरीज को आए हुए हो गए 4 हफ्ते। उसके बाद से मैं पानी की जांच करता था। ओह, तो इसमें बिजी थे इतना? बहुत मेहनत करनी पड़ी। केमिकल एनालिसिस के लिए थोड़ा सा पानी दिल्ली भेजा, उसी से प्रूव हो जाएगा कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। पीजिए अथवा बाहर के काम में इस्तेमाल कीजिए। इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस टू हेल्प। हे भगवान, इतने दिनों तक हम लोग जाने क्या-क्या खाकर मरते रहे, तकदीर से तुमने ये बात सोच ली वरना? डॉक्टर साहब अब क्या करना ठीक है आपकी राय में? सारी व्यवस्था को बदल दिया ये है। क्या मुमकिन हो पाएगा? करना ही होगा हम लोगों को। ये पानी तो सचमुच ही हमारा प्राण केंद्र है। वही केंद्र अब सड़ने लगा। नहीं, सब कुछ नए सिरे से बनाना हो। ये पानी किसी भी तरह और इस्तेमाल में नहीं किया। क्या क्या करना है मैंने सब सोच रखा है, सारी प्लानिंग कर रखी है। कैसे आदमी हो? इतने दिन तक इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाए रखी। पागल हुई? अपनी जानकारी के पहले गोलमाल शुरू हो जाए, ऐसा काम मैं नहीं करता। मंजू तू एक बार चल मेरे साथ टाउन में जा। जैसे चौक में लोग हमेशा ही सोचते हैं मेरा दिमाग खराब है, वो सब अब नहीं चलेगा। यही तो, एक बार पता लग जाने के बाद पुराना इंतजाम कैसे चलाया जा सकता है? मंजू तुझे याद होगा कि मैंने पहले भी उन लोगों को वार्निंग दी थी कि रिजर्वायर वहां ना बनाया जाए। अरे इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी है, और किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इस बार मैं चिल्लाकर सबके मुंह पर कह दूंगा। ये डायरेक्टर लोगों के लिए मैंने एक लेटर लिखा है। एक काम कर, स्कूल जाते वक्त ताऊ जी को ध्यान दे। बट ताऊ जी क्या सोचेंगे? जो भी सोचेंगे देखा जाएगा। जनवाणी में खबर छापने में तो कोई आपत्ति नहीं। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब क्योंकि पब्लिक जितना जल्दी जाने उतना ही अच्छा है उनके लिए भी। जरूर जरूर। तो
डॉक्टर कुमार, आप एक सच्चे इंसान हैं। क्या कहते हो तुम? नहीं नहीं, सचमुच कॉलोनी में और कौन है जो इन बातों की चिंता करता है? यू आर द ग्रेटेस्ट मैन इन द कॉलोनी। आप सब लोग इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों गए? ये तो मेरा कर्तव्य था जिसे पूरा कर सका हूं मैं। अश्विनी सर, क्यों डॉक्टर साहब का एक नागरिक अभिनंदन किया जाए? ठीक है तुमने, मैं भागीरथ जी के सर में अभी खबर देता हूँ। अरे रुको रुको, अरे ये पागल मत कीजिए, रुक जाइए। आइए, डायरेक्टर लोग कुछ की सैलरी बढ़ा देंगे तो दे देंगे तो क्या मैं ले लूंगा? अरे ऐसा कौन सा बड़ा भारी काम किया भाई? इतने दिनों में सच्चा काम हुआ है। आप सचमुच डॉक्टर साहब, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ किन शब्दों में आपकी तारीफ करूँ। सचमुच डॉक्टर साहब, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे जानते हैं। पापा सब ठीक ही तो कहते हैं, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे आप सब लोग ये मंजू, आखिर में तू भी, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने देशवासियों के लिए कुछ कर सके। अरे वसु, तुमने बताया नहीं लोगों को, शायद तुम फिर भूल गई। अरे हमारी शादी के बाद मैं क्यों डॉक्टर बना? देखो ना ये सब लोग कितना बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। बाप रे, वो बात बोलूंगी। जानते हैं ना लोग सौगात में कैसी कैसी बातें करते हैं। और जानते हैं मैंने क्या सुना था? मैंने सुना था, क्या सुना? एक आदमी के लिए जैसे सभी होंगे। जी भैया, जी बिल्कुल, हाँ ठीक। भैया का फोन था? हाँ, क्या कह रहे थे? दोपहर को आ रहे हैं। देखो, फिर तुम घर पे रुकना, घर से निकल मत पड़ना झट से कहीं। नहीं नहीं, मैं यहीं। अबे, सोचते हो ये भैया जैसे आदमी सारे मामले को कैसे देखेंगे? वसु, भैया खुश नहीं होंगे। खोज उन्होंने नहीं, मैंने की। ये बात वो सहन नहीं कर सकेंगे। देख लेना तुम। पर तुम संभाल लेना ना। ऐसे कहना कि जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं की वजह से, और जो आइडिया है ना ये भी इन्हीं का दिया हुआ है, फिर सब ठीक। मेरा क्या है, बस ये पानी का मामला ठीक हो जाए किसी भी तरह। अरे ये मामला क्या है भाई? हैं? ये सब सच है क्या? राजी आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पहले बताओ ये सच है कि नहीं? सच है तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं चलूं। क्या सच है? क्या? अरे तुम्हारे भयंकर वाली तो यहाँ से पानी के बारे में क्यों? सच है क्या? हाँ हाँ सच है, पर आप अंदर तो आइए। आइए। हाँ खुश रहो। क्या पहले चाय बनाते हैं? मैं भी चाह रहा, तुम रहने दो। आपको कैसे पता चला? अरे डॉक्टर बाबू, इस बुरे से कुछ छुपा नहीं रहता। वो मंजू आई थी स्कूल जाते हुए, तो मंजू ये सब कर रही है? इतना आसान नहीं था डॉक्टर बाबू। इस दुनिया में किसी पे यकीन किया नहीं कि बस गए काम पता भी नहीं चलेगा। देखो भाई, मैं तो ऐसे तो मैं नहीं पढ़ता, तुम भी मत पढ़ना। तो इसका मतलब ये सब कुछ सच है। हाँ हाँ, 1000 बार सच है। क्या ख्याल है, बस्ती वालों का बहुत भला नहीं होगा? बस्ती का बना भाई, वाह क्या बात कही है, मजा आ गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अपना दामाद ऐसी नकेल कसेगा। वैसे डॉक्टर बाबू, आखिर मामला है क्या? सुना है कि पानी के बॉम्बे में खूब सारे कीड़े मकोड़े घुसे हैं। कीड़े मकोड़े नहीं, बैक्टीरिया। हाँ वही नहीं, और वो इतने हैं कि उनको कोई हद ही नहीं। सचमुच लगता है लाखों होंगे। अच्छा, और वो किसी को दिखाई नहीं देते। हाँ नहीं दिखाई देते। भाई वाह क्या बात कही है। पहली बार तुम्हारे मुझसे बदल की बात सुनी। क्या मतलब? लेकिन डॉक्टर बाबू, तुम अपने बड़े भाई को इस मामले में बिल्कुल भी यकीन नहीं दिला पाओ। क्यों नहीं? देख लेना होता या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कितना बड़ा मूर्ख है? अगर एक वैज्ञानिक अनुसंधान पर यकीन करना मूर्खता है, तो आपकी पूरी बस्ती के लोग वैसे मूर्ख होंगे। पूरी बस्ती? भाई वाह क्या बात कही है। हाँ वैसे बुरा नहीं है, अच्छा सबक मिलेगा बाबू लोगों को। अब देखो डॉक्टर बाबू, हम इस कॉलोनी के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता से पहले हमारे घर की नींव पड़ी थी यहाँ पर। जिस साल उस टोले पर हमारे चमड़े के कारखाने की शुरुआत हुई, उसके अगले साल तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से जमीन लेकर के यहाँ पर गृह प्रवेश किया था। कैसी कोड़ियों के लोग विपा की सारी जमीन। आप देखो भाई, ये चमड़े के कारखाने से कैसी नजर। और देखो तुम्हारे पिता ने अपने घर से निकाल दिया मेरी बेटी से शादी करने के कारण। तो मैं भी ऐसा मूर्ख, यहाँ आके मैंने सारा दोष अपने बाप के पास से बढ़कर मीठी मीठी बातें करी और मैंने यकीन कर लिया। अरे वो यही यकीन करके तो मैं धोखा खा गया। अरे जरा भी नहीं बताई बस्ती वाली बात। अरे बताई होती तो उनकी भी रहती, मेरी भी रहती। चलो ठीक है डॉक्टर बाबू, चला जाओ कुछ दिन और चला जाओ।
पिताजी इन सब बातों का क्या मतलब है? चलाते रहो। और हाँ, अगर तुम निर्भय उसकी मंडली को अच्छा सबक सिखा सको तो जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। निर्भय उसकी मंडली को सबक? ये सब आप क्या कह रहे हैं? और पैसों का मैं क्या करूंगा? ठीक है, फिर कहीं और खर्च कर देंगे ये पैसा। आपका पैसा है, आप देंगे, मैं क्या चाहूँ? अब देखो डॉक्टर बाबू, उड़ाने के लिए कुछ नहीं बचा है मेरे पास। अरे पहले जमीन पानी के मौत विवाद देख तो पूरी बस्ती बस गई, सारी चीजों के दाम आसमान चढ़ गए। अरे अब तो यहाँ जीने का मतलब बस खर्चा ही खर्चा, किए जाओ। कौन? अंदर आ जाइए। अरे सुनिए जी, आप शायद बिजी हैं, मैं बात में। नहीं आइए, बैठिए। आइए। तो ये लोग भी शामिल हैं इस मामले में? हाँ, ये लोग भी हैं। मुझे तो पहले समझ लेना चाहिए था भाई, अखबार में खबर छपाने की जरूरत तो पड़ती है। मान रहे डॉक्टर बाबू, वाकई बड़े होशियार हो। अब बताओ सब कुछ इनको, लेकिन सही कौन क्या कर सकता है। मैं चलता हूँ। रुकिए तो, अभी तो आए थे आप। और नहीं, पहले ढंग से खेल को जमा करो, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। पर हाँ, देखना ये कि तुम्हें हार मानना पड़े। अरे बसु, तू कहाँ ले जाती है? अभी से जा रहे हैं पिताजी? हाँ। चाय ला रही हूँ ना मैं बस। अरे चाय में बाद में पिएगी तुम ये। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बार खुश रहो। अपना ध्यान रखिएगा। सचमुच बड़ा मजेदार मामला है। बड़ों किसी भी तरह यकीन नहीं करना चाहता, खासतौर से पानी के मामले में। डॉक्टर साहब, सुनने के बाद से तो मैं भी सारे मामले पर सोचता रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। आपके लिए एक डॉक्टर की हैसियत से ये पूरा पानी का मामला एक अलग सी घटना मात्र वैज्ञानिकों का ढंग ही हुआ। तो मुझे लग रहा है इसके साथ और जो सब बातें जुड़ी हुई है ना, उन्हें आप अभी तक ठीक तरह समझ नहीं सके। नहीं, क्या है जरा बताइए। कल आप कह रहे थे पानी खराब हो रहा, मिट्टी की बहुत सी इम्प्योरिटीज के कारण। बेशक यही चमड़े के कारखाने के तमाम जहरीले स्वयं के कारण। मैं कह रहा था असल में स्वयं चमड़े का नहीं, और किसी चीज का है। और किसी चीज का क्या मतलब? जिसके कारण हम सब लोगों की जिंदगी और पूरी म्युनिसिपैलिटी सड़ उठी है। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सारे अधिकार कुछ एक नौकरशाहों की मिट्टी में चले गए हैं। पर सभी लोग तो नौकरशाह नहीं है। डॉक्टर साहब जो नहीं है ना, वो उन्हीं के भाई बंधु हैं, पिछड़क हुए। चुपचाप वो लोग काम करते हैं, धन से कुछ एक भले आदमियों को खरीद कर उन्हें आगे कर रखा है। चोर बाजार का रुपया और उसी रुपयों की बदौलत उनकी सारी मुखियागिरी। असल में जाने अनजाने में हम लोगों ने सारी पावर उन लोगों के हाथ में दे दी। पर ये सभी लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं। हाँ, मगर पानी का नल डालते समय तो उनका अनुभव या उनकी योग्यता किसी काम में नहीं है। डॉक्टर साहब, जो काम हमारा असली काम है, जो हम सब लोगों का प्राण केंद्र था, वहीं पहुंचे तो मालूम हुआ कि हमारे अनुभवी लोग गोलमाल किए बैठे हैं। तो सचमुच बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। अब पता चल गया तो जरूर सब ठीक करा दिया जाए। वैसे जी आप सोचते हैं ये सारा मामला इतनी आसानी से हल हो जाए? अब आसानी से हो या मुश्किल से, करना तो होगा ही। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आपके इस काम के लिए मैं भी अपने अखबार जनवाणी के सारे पन्ने आपको दे दूंगा। आपकी जनवाणी में? जी हाँ, यह अखबार तो जनता के लिए होता है, आपको तो मालूम है। जनवाणी ऐसे मुद्दे पहले भी उठाता है, और जब से मैं एडिटर बना हूं, मेरी तो कोशिश ही है कुछ भी करके नौकरशाहों के दल को कुचल सकूं। पर आपने तो कहा था कि इसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, यहाँ तक कि अखबार बंद होने की नौबत तक आ गई। वो मामला तो क्या हुआ था, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई, और उस वक्त तक मैं एडिटर नहीं था। अब हालात बदल गए। अब इस कॉलोनी के लोग उन लोगों के खिलाफ जाने लगे। अरे अब हमें फॉर्मली खड़े होना होगा, और इस बार हम पुकार कर कहेंगे, अब तक तुमने बहुत लूट लिया, अब नहीं। इस बार इस झूठे प्रपंच के फंदे को जड़ से काटेंगे हम। जनता को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए ये सारे पुराने अंधविश्वासों को तोड़ना बहुत जरूरी है। आई एग्री विद यू। अंधविश्वास के खंभों को उखाड़े बिना काम नहीं चल सकता। एक और बात, डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में आपके भाई निर्भय जी के नाम का जिक्र अगर मुझे कहीं ना करना पड़ता ना, तो व्यक्तिगत रूप में मुझे तो खुशी ही हुई। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे, सबसे ऊपर है सच, के ऊपर कुछ नहीं। हाँ, वो तो है ही। पर देखिए आप डॉक्टर साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कोई ओछी तबीयत का आदमी नहीं। अरे नहीं अश्वनी,
बिल्कुल भी नहीं, जरा भी कोई नहीं। अखबार जनता की मदद करने का ऐसा मौका हाथ से जाने दे तो उसका अपराध क्षमा किया जा सकता है? तो चुंगी के चुनाव आ गए, अखबार अब चुप नहीं बैठा रह सकता, किसी न किसी पक्ष का साथ तो हमें देना ही होगा। मैं जानता हूं इसके बाद अधिकारी लोग कहेंगे ये जनता को क्रांति के लिए भड़काना है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बगावत करना है वगैरह, मगर उन्हें जो कहना हो वो कहते हैं। मेरे लिए यही काफी है कि मैं अपने कॉलोनी के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रह सकूं। बट कौन? अंदर आ जाइए। खबर सुनते ही दौड़ा आया डॉक्टर साहब। अखिलेश जी आप? भाईरन जी आप मुझे ढूंढ रहे थे क्या? पता नहीं था आप यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के पास आया। आइए बैठिए। अश्विनी, ये ध्रुव जो कह रहा था कि सच है क्या? डॉक्टर साहब ने यहाँ के पानी को घातक कीटाणुओं से भरा हुआ बताया। यहाँ बिल्कुल सच है ये बात। वो सुना है डॉक्टर साहब, अच्छे पानी का इंतजाम अब आप ही कर सकते हैं। अकेले नहीं, हम सब मिलकर कोशिश करें तभी। इसीलिए आया हूँ। बैठिए आप। मेरी मामूली ताकत से जो कुछ संभव होगा सब आपके लिए करूँगा। देखा आपने? डॉक्टर साहब, हम मध्यम वर्गीय लोग आपके चारों ओर मौजूद हैं। ये छोटे छोटे मकान मालिक, ये स्थानीय महाजन, असल में डॉक्टर साहब इस देश में हम लोग ही रहेंगे। इस देश में जो कुछ अच्छा काम किया है वो मध्यम वर्गीय लोगों ने ही किया है, अब भी करेंगे। सही है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी खास व्यवस्था की जरूरत है। सारा मामला बहुत सहज और सरल है। डॉक्टर साहब, यहाँ की अथॉरिटीज यानी इन अधिकारी लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये किसी की भी समालोचना या सजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ना डॉक्टर साहब, इस मुद्दे को लेकर अगर एक आंदोलन खड़ा किया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, एक सभा, एक डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन? बट ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा से ही सोच विचार कर, समझ बूझ कर काम करना पसंद करता हूँ। अब जितना भी काम करूंगा आप देखना, सब देख सुनकर भली भांति इंतजार करके ही करूंगा। अब गवारों की तरह काम आपको मुझसे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। बताता हूँ। देखिए, इस बस्ती को बनाने वाले जो मुख्य लोग हैं उनमें हमारे निर्भय साहब ही हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, ये श्रद्धा के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये लोग जमीन बेचने की बजाय किराए पर उठाते तो उतना रुपया नहीं मिलता। अब अगर ये लोग जमीनों के बीच बीच में छोटी छोटी सड़कें न बना देते तो ये छोटे छोटे प्लाटों की बिक्री नहीं होती। इसका मतलब है दाम कम मिलता। अब ये रास्ते अपने पास रहने से डॉक्टर साहब उनकी मरम्मत वगैरह का भी खर्चा होता है, इसलिए उसे निगम को दान कर दिया। अब खर्च देते हैं हम लोग टैक्स के द्वारा और खर्च करते हैं वो लोग अधिकारी बनकर। डॉक्टर साहब, नल इसलिए लगाया गया कि जमीन बिकेगी, पर उसे निगम को दान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे खर्च के बजाय मुनाफे की संभावना बहुत अधिक थी। ठीक है, पर पानी का नल तो हमारे जीवन का प्राण केंद्र है। मुझे किराएदार मिलते हैं इसी के भरोसे पर, और हम मध्यम वर्गीय लोगों की वजह से ही ये प्रेस चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये तो समझ रहा हूँ कि ये पानी के कारण बहुत लोगों का खाना पहनना है, पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ? नहीं समझे डॉक्टर साहब, जो हमारा प्राण केंद्र है वही प्राण केंद्र कुछ एक लोगों के हाथ में है। फिर ये जो निगम है, ये है वाटर वर्क्स का प्राण केंद्र। कल को निगम कहे कि हमें पानी नहीं चाहिए, तो आप अब बताइए पानी कहाँ जाएगा? नल में वापस लौट जाएगा? नहीं ना। फिर भी देखिए, ये दोनों ही प्राण केंद्र कुछ एक लोगों के जेब के केंद्र बने हुए हैं। जो लोग वाटर वर्क्स के मालिक है वो निगम के अधिकारी भी हैं। ये ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। इसलिए इस बार ये सुमति समिति वाले ये लोग बहुत जिद कर रहे हैं कि भागीरथी जी चुनाव में खड़ा हुई। मैं खड़ा होऊंगा इस जनता के लिए, इस मध्यम वर्ग के लिए। सुमति समिति ये है क्या? इसका तो पहले कभी नाम ही नहीं सुना। ये इन लोगों ने हाल ही में बनाई है अचानक। ठीक अचानक भी नहीं डॉक्टर साहब, ये आगामी चुनाव के लिए। आप जानते हैं अश्विनी, परिमिति के लिए मनुष्य का जो आग्रह है वो एकदम चिरंतन काल से चला आ रहा है। वो कभी अजय नहीं होता है। लेकिन इसी परिमिति के समझने होने से व्यापारी के कामकाज से लेकर हलवाई की मिठाई तक कुछ नहीं जानता है, इसलिए समिति हुई है। और परिमिति है निसुमति, ये तो हमेशा से है। अजय महाशय, हम अच्छे से समझते हैं कि आपके छोकरों का उग्र राजनीति से दूर रहना क्यों जरूरी है।
खैर छोड़िए, इस चुनाव में हमारे एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मेरे ही प्रेस में आपका अखबार छपता है, हम ये कहना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, यहाँ के नागरिकों की ओर से आपका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, हमारे जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना को एक आप ही हैं जो अंधेरे से प्रकाश में लेकर आए। हाँ, ये बात अवश्य ठीक है कि स्वागत की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे ये अधिकारी लोग नाराज न हो जाए, उन्हें बुरा ना लगे बस। हाँ, क्योंकि अगर अधिकारी लोग नाराज हो गए फिर तो शायद कुछ भी नहीं किया जाएगा। आप तो साहब बहुत ही गुस्सा दिला रहे हैं। अधिकारियों को नाराज करने का कोई काम नहीं किया जाएगा। अरे भाई, इतने दिनों तक इन लोगों के साथ में हंसी खुशी से रहते आए हैं और आगे रहना भी होगा, उन्हें यूं ही बेटा। नहीं साहब नहीं, अगर आप लोग अब भी ऐसा करेंगे तब तो मुझे माफ कीजिए, मेरे प्रेस में ऐसा अखबार नहीं छपेगा। भागीरथ जी, इन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद। आप लोगों के उत्साह से मेरी छाती फूल उठी, अपने ऊपर भरोसा हो रहा है। चाय पीएंगे आप? आइए। जी नहीं डॉक्टर साहब, धन्यवाद, अब मुझे चलना चाहिए। कल के अखबार में मैं डॉक्टर साहब का पूरा लेख छाप रहा हूँ। चुनाव के लिए बहुत जरूरी है ना भागीरथ जी, जॉइंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का लेख ही तो असली चीज है, वरना हमें लड़ने के लिए शक्ति न रहेगी। छाप लीजिए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, अश्विनी जी, एक बार प्रेस में आएंगे आप? वो थोड़ा काम बाकी है, मैं पूरा करके आता हूँ। ठीक है, पूरा करके आइएगा। अबे जी, आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता अब कुछ लोगों की कायरता और कुड़ता दिखाने का वक्त आ गया है? आप ये भागीरथ जी की बात कर रहे हैं? जी, ये उन लोगों में से ही है जो आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए रहते हैं। आदमी बुरे नहीं, पर एक बार जरा जोर से खड़े रह गए इतनी भी हिम्मत नहीं है। और इस बस्ती के लोग इन्हीं की तरह ढुलमुल है, कभी इधर कभी उधर। जरा सी जबरदस्ती करते ही भेड़ों की झुंड की तरह पीछे पीछे भाग निकलेंगे। डॉक्टर साहब, मैं देखना चाहता हूँ ये सब फरियाद कम से कम एक बार सर उठाकर खड़े होते भी हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन सब से हमारे देश का या समाज का कुछ कल्याण होगा तो कीजिए। मैं बस एक बार अपने भाई के साथ बातचीत कर लूंगा। यहाँ हो जैसा आपको ठीक लगे। मैं अपनी तरफ से एक संपादक के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अगर निर्भय जी हमारा समर्थन ना करे तो? ये बात आप कैसे सोचते हैं? सोचना डॉक्टर साहब, बहुत आसानी से सोचा जा सकता है। अगर वो हमारा समर्थन ना करे तो ठीक है, मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपको मेरा आर्टिकल छपने के लिए मिल जाए। आप मुझे कमिट कर रहे हैं? एक काम करिए, आप इसे ले ही जाइए। आपके पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। पढ़कर बताना कैसा लगा। तो बड़े उत्साह के साथ पढ़ूंगा मैं। अश्विनी जी, देखना कितनी आसानी से हो जाएगा ये सब। आसानी से। वसुधा, वसु, हाँ? अरे तू कब लौट आई? अभी भैया नहीं आए अब तक। नहीं, मैं तुझे अश्विनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा सुनो, ये सब लोग मेरी खोज से चौंक उठे। शुरू में मैंने जैसा सोचा था मामला ठीक वैसा नहीं। ये लोग इस बात को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। अरे इन लोगों का मानना है कि इस बात का नतीजा बहुत दूर तक जाएगा। अश्विनी तो जनवाणी के सारे पन्ने मुझे देने को तैयार है। इतनी सबकी जरूरत है? अरे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। और तुम जरा सोचो, एक प्रगतिशील अखबार मेरे साथ है। तुम सोच नहीं सकती वसु कौन कौन लोग हैं मेरे साथ। अच्छा बताओ, कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? अरे इस बस्ती के करीब सभी लोग, बहुमत। और इससे तुम्हारी भलाई हो। अच्छा एक बात बताओ, देश भर के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक पथ पर काम करे, क्या हमारे देश में नहीं होगी? ताऊ जी आप प्रणाम। कल रात को दफ्तर से घर लौटा तो तुम्हारी एक चिट्ठी मिली पानी के मामले में। पढ़ लिया आपने? हाँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कुछ काम है, जरा अंदर आना। खड़ी क्या है? आ जाओ।
मुझे बताए बिना सब खोजबीन का मतलब क्या था? भैया जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं तो होता, पक्का यकीन हो गया है। रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है। संचालक मंडल के पास तुम ये फैसला स्टेटमेंट के रूप में ही बताना चाहते हो? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और जितना जल्दी हो जाए भैया। स्टेटमेंट में बहुत बड़ी कड़ी बातें लिखी है तुमने, जैसी तुम्हारी आदत है। करीब करीब लिखा है कि हम लोग लालच में आकर लोगों को बुलाकर जहर देते हैं। ये भी लिखा है कि हम जानबूझकर कीटाणुओं से भरा हुआ पानी ही लोगों को पिलाते हैं। ये देखो आप फिर नाराज हो। मैंने ठीक इस तरह से नहीं लिखा, पर बात तो ठीक है ना भैया। हम लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया था, प्रोपेगेंडा किया था कि लोगों को अच्छे से रखेंगे, सुख से रखेंगे और सस्ते में जमीन देंगे, और वे लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आ गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी के नाम पर जहर दे रहे हैं। लोगों को बचाना तो बहुत दूर की बात है, जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें भी हम मौत के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। तो समझ जाऊंगा बात को भैया। कोई कड़ी बात कहेगा तो उसे क्या जवाब दोगे आप? तो इसीलिए तुम कह रहे हो चमड़े के कारखाने की गंदगी को रोकने के लिए, उनकी तरफ से एक नाला बनवा देने के लिए पानी को और भी अच्छी तरह फिल्टर करने की आवश्यकता है तथा कुछ नल फिर से बैठा लूं। बिल्कुल, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। तुम बताओ। आज सुबह इंजीनियर के साथ मुलाकात हुई थी। मैंने बातों बातों में अपनी भविष्य की कल्पना के रूप में तुम्हारी योजना की बात भी छेड़ी। ठीक अभी के लिए नहीं, लेकिन शायद भविष्य में हम ये मरम्मत पूरी कर सकें। शायद। इंजीनियर को हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हंसे गए। तुमने एक बात भी सोच के देखा है, इस सब रद्दो बदल से कितना खर्चा आएगा? कितना? मुझे जितनी जानकारी है आंकड़ा कई करोड़ों में जाएगा। इतना लग जाएगा? सिर्फ यही नहीं, 6 महीने लगेंगे इस सब रद्दो बदल में। 6 महीने? क्या आप फिर ठीक बता सकते हैं कि 6 महीने लगेंगे? कम से कम इस 6 महीने तक क्या करोगे बताओ? लोगों से कह दूं कि आप लोग अपनी घर गृहस्थी उठा के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के असीम करुणा के सागर डॉक्टर साहब ने चमड़े का कारखाना बंद कर दिया है। कारखाना बंद करने का मतलब यही होगा, और तुम ये समझते हो अफवाह फैलने के बाद लोग यहाँ आएंगे, या जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आखिर तक ठहरेंगे? बात तो ठीक है, पर पानी सचमुच खराब है भैया। ठीक ऐसे वक्त शुरू किया जब कॉलोनी हाल ही में बढ़ने लगी है, लोग बाग आने लगे। आसपास की बस्तियां भी आजकल इसी वाटरवर्क्स मॉडल के हिसाब से सोचने लगी हैं। ऐसे में वो लोग जी जान से कोशिश करेंगे कि तुम्हारे यहाँ से लोगों को फुसलाकर ले जाएं। करेंगे? शायद ये भी कहने लगे कि पौराणिक जमाने से जिले के लोग कुएं का पानी पीते हैं, ये नए नए कारखाने सब मुसीबत लाते हैं, इसलिए आओ हम सब लोग पौराणिक काल में चले जाएं और देखता लोग मान भी लेंगे। मैंने कांग्रेस से नाराज होकर लोगों को कहते हुए सुना है कि इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, और अब भाजपा के जमाने में मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। अबे इस देश के लोग ऐसे ही हैं। अरे ये लोग तो पवित्र कुएं पोखर बावड़ी को मानने वाले हैं। फिर जितना रुपया हम लोगों ने मिलकर झोंका है वो सब तो पानी में जाएगा। रुपया बड़ी चीज नहीं है। कितना बड़ा स्वप्न था मेरा, अपने इस छोटे से इलाके को, अपनी इस जन्मभूमि को एक महान सम्मान दिलाऊंगा, एक विख्यात स्थान बनाऊंगा मैं। तुम चाहते हो इसे नष्ट कर दें, अपनी इस जन्मभूमि को। मैं नष्ट करना चाहता हूँ अपनी जन्मभूमि को। और नहीं तो क्या? तुम ये मत भूलो, इस वाटरवर्क्स की वजह से ये बस्ती बनी है। तो अब क्या किया जाए? तुम्हारे इस लेख को पढ़ के तनिक भी ये अंदाजा नहीं लगता है कि पानी की हालत उतनी खराब है जितनी तुम बताते हो। गर्मी पड़ते ही मैं कह देता हूँ भैया, देख लेना क्या हालत होती है लोगों की। मैं फिर भी कहता हूँ इस मामले को लेकर बेकार में इतना उबल रहे हो तुम। बैठो बे, बैठो। मेडिकल कॉलेज के एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे तुम। इतना तुम्हें जानना चाहिए था कि बीमारी होने पर दवा से उसका इलाज हो सकता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि बीमारी है तो तुम दवा से उसका इलाज करो। वाह, बहुत खूब। और उसके बाद? उसके बाद और क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच विचार के जो भी नुकसान होगा उसका मुआवजा दे देंगे। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस धोखाधड़ी के सुझाव को मैं मानूं? धोखाधड़ी? और नहीं तो क्या भैया? ये सब क्या है? ये चोरी, बेईमानी, झूठ, भैया ये जनता के खिलाफ एक अपराध है। देखो भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता? बहुत खूब भैया, बहुत बढ़िया।
मैंने रिपोर्ट में ये बात बहुत अच्छी तरह से लिखी है। ये बात तुम जानते हो और बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बस मान नहीं रहे हो। क्योंकि अपनी गलती मान लेने से तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि तुमने पंपिंग स्टेशन बड़ी गलत जगह लगा दिया। मैं क्या समझता नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। ठीक, समझ लिया। तो अब क्या, ये बार बार इतनी गलती मान लेने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है डॉक्टर साहब। कई बार जनता की भलाई के लिए ये सब बातें दबाकर छिपाकर रखनी पड़ती हैं, उसी जनता की भलाई के लिए। और भी कई वजह हैं। तुम्हारी ये रिपोर्ट फिलहाल डायरेक्टर्स के पास नहीं जा सकती। हाँ, भविष्य में मैं कोई सही मौका देख के इस बात को उठाऊंगा, इसका कोई ना कोई हल मैं निकाल लूंगा, लेकिन इस समय नहीं है। तुम भी जनता की भलाई करने वाली इस बात को किसी से मत कहना। असंभव, तुम अब इसे नहीं रोक सकते। अब तक तो ये खबर लोग जान चुके हैं। जान चुके? कौन? कहीं जनवाणी वाले को नहीं? जी हाँ, वे लोग लिखेंगे कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मजबूर हो। तुम एकदम गैर जिम्मेदार इंसान है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस सब का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। फल मुझे? हाँ, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा है, मैंने तुमसे हमेशा बड़े भाई जैसा ही बर्ताव किया है। जिस समय तुम यहाँ वहां भूखों की तरह भटक रहे थे ना, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, मैंने तुम्हें यहाँ जमाया। ये बात मैं 1000 बार मानता हूँ, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया है। अब तुम्हें कुछ सबक मिलना ही चाहिए। जिस बात को सरकारी भेंट की भांति छिपाकर दबाकर रखना उचित था, तुम एक नासमझ बच्चे की तरह इसे उसे ढोल पीटकर बता रहे। अब तो अफवाह पूरे शहर में फैल जाएगी। उन लोगों का मुंह भी बंद नहीं किया जा सकता। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है तुमने। अब तुम ही इसे संभालो। मैं किस तरह? ये कह के कि और जांच पड़ताल करने के बाद जैसे सब लोग चौंक उठे थे, या शायद तुम पहले जितना घबरा गए थे, असल में ये मामला उतना भयंकर है नहीं। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? इसके अलावा ये भी अखबार में लिखकर देना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर तुम्हें पक्का विश्वास है। कहेंगे कि वो लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यथोचित यथासंभव इंतजाम करेंगे। पर जब तक तुम इस धोखाधड़ी की और जनता को बहकाने की कोशिश करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच कर देखा है। इट इज माय कंसिडर्ड ओपिनियन। वाटरवर्क्स कर्मचारी की हैसियत से तुम्हारी कोई निजी राय नहीं हो सकती। मतलब मेरी कोई निजी राय नहीं रही? कर्मचारी की हैसियत से नहीं, वाटरवर्क्स के सबऑर्डिनेट सर्वेंट की हैसियत से अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हद है भैया, मैं डॉक्टर हूँ, ए मैन ऑफ साइंस, मेरे में कुछ अधिकार है। पानी के मामले में एक बात नहीं कहोगे, कोई देख नहीं छुपाओगे, समझे तुम? जब तक हम लोग अनुमति नहीं देंगे, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें मना किए थे। इट इज इम्पॉसिबल। पापा, जो गलत है ना, उससे आप किसी भी तरह मत मानिएगा। अच्छा, तुम लोग भी कान लगाए हुए थे? हाँ, मैंने दरवाजे के पास खड़े रहकर सब कुछ सुना है। चलो अच्छा ही हुआ, तुम लोगों को भी पता चले कि तुम्हारे पूज्य पिताजी तुम हैं। मुझे मना करने की आज्ञा दे रहे थे क्योंकि तुमने अपनी हरकतों से मजबूर किया है मुझे ये हुक्म देने के क्योंकि लिए। तुम चाहते हो कि मैं खुलेआम जनता के सामने झूठी बात बोलूं। बिल्कुल, हम लोग अपनी बात के अनुसार वक्तव्य देना बहुत आवश्यक समझते हैं। तो क्या आप लोग की हिदायत से पापा को झूठ बोलना पड़ेगा? और अगर मैं राजी ना हूं तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए हम लोगों को एक वक्तव्य देना होगा। ठीक, यही सही भैया, पर मैं तुम लोगों के खिलाफ लिखूंगा और ये बात मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी बात ठीक है। देख लेना तुम। तब तो तुम्हें बर्खास्त करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास। व्हाट? नौकरी से बर्खास्त? जी हाँ, साहब की नौकरी चली जाएगी वाटरवर्क्स से। चली क्या जाएगी? गई। मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनको काम से हटाया जाए और पानी के मामले में इनकी कोई जिम्मेदारी न रहे। तुम करोगे? मैं कहाँ करना चाहता हूँ है? तुमने मजबूर किया है मुझे ये सब करने के लिए। जी ताऊ जी, आप ऐसे इंसान निकलेंगे ना, सोच भी नहीं सकती।
मंजू बेटा, इतनी जल्दी वो भूल गया? ठीक। वसुधा, इन सब में सबसे बुद्धिमान हो तुम। इसे समझाओ। पता नहीं किन लोगों के चंगुल में फंस कर बहलावे में आकर ये तुम लोगों की दृष्टि को कितना नुकसान। अपनी दृष्टि की बात मैं खुद देख लूंगा। सिर्फ इस दृष्टि की बात नहीं करता मैं, पूरी दृष्टि की बात। ये जन्मभूमि की बात। जन्मभूमि, इस जन्मभूमि के भले और बुरे की बात सिर्फ और सिर्फ मैं सोचता हूं और कोई नहीं। इसलिए इसकी कमजोरियां, इसकी बुराइयां लोगों के सामने खोल कर रखना चाहता हूं, ताकि और भी उन्नति हो और भी भलाई। एक न एक दिन तो लोग जानेंगे और देखेंगे कि इस जन्मभूमि से सबसे अधिक प्रेम किसे था। प्रेम? क्या है प्रेम? जिद करके बस्ती की आमदनी के मुख्य साधन को बंद कर देना चाहता है, इसे कहता है ये प्रेम। तुम्हारे का दिमाग फिर गया है? हम लोगों को कचरा कीड़ों से भरा हुआ गंदा पानी पिलाकर जिंदा रखा। मेरी ही गलती है, बहुत पहले उसे रोक देना उचित था। सुना, मुझे कहता है कि मैं इस देश का दुश्मन हूं। मैं किसी भी तरह मुंह बंद करके सहन नहीं करूंगा, कभी नहीं। हाँ पापा, सहन करना ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई के हाथ में ताकत है। पर मेरे हाथ में है न्याय। और क्या मूल्य है उस न्याय का अगर हाथ में ताकत की न हुई? माँ, बस वो एक स्वाधीन देश, उसके अलावा वो जनमानी है, प्रगतिशील पद, उसके पीछे है मध्यम वर्ग के लोग, मेरे पीछे है बहुमत। ये क्या मेरी ताकत नहीं? तुम सत्य के लिए खड़े रहोगे और वो लोग ना तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो इसलिए क्या मुझे देश का दुश्मन कहा जाएगा? अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा ना करूं तब तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो जब अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा। केवल तुम्हारा कर्तव्य इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए, और तुम्हारी इस गृहस्थी को कौन देखेगा? अपनी गृहस्थी के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं ना? हाँ, अभी हम लोग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने नौकरी कर ली है, अपना कुछ देख सकती हो, पर अरुण का क्या होगा? मेरा क्या होगा? इस बारे में सोचा है कभी? प्लीज इस बारे में सोच के देखो। बस तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। भैया की बात मानकर अगर मैं झूठा स्टेटमेंट दे दूं तो क्या मैं जीवन में एक मिनट की भी शांति पाऊंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? कुछ नहीं लगता, पर तुम अपने भाई से झगड़ा शुरू करोगे तो जो शांति इस गृहस्थी में जल उठेगी ना, उससे हमें मुक्ति दो। दुहाई तुम्हारी, फिर वही हालात हो जाएंगे, पहनने के कपड़े फटे हुए। एक और हम लोगों के रिश्तेदारी में तुम्हें इधर उधर चक्कर काटने पड़ना पड़ेगा। याद नहीं कानपुर में क्या हुआ? अबे याद नहीं छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उन दिनों की बात मत करो, नहीं तो बहुत हो जाएगा। ये हालत, एक ईमानदार आदमी को ये लोग चैन से जीने नहीं देते। बस ये देखो, अरुण आ गया। इसकी ओर देखो ना। अरुण, तेरे पास आ तो गई। नहीं, कभी नहीं। चाहे धरती टूट कर टूट हो जाए तो भी नहीं। मैं इस अन्याय के खिलाफ सर नहीं झुकाऊंगा और झूठ बोलकर तो कभी नहीं। अबे क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं मैं।
अरे निर्भय जी, इसी बार तो मेरे मुंडे में फंसे हैं। मतलब देखो, अगर निर्भय जी ने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी ना, तो अनुमत मत का एक भी वोट नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि मकान मालिक समिति का भी। और अगर समर्थन कर दिया तो पानी कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उनका झगड़ा हो, इनके हाथ में उनकी चाबी है। दोनों तरफ की लड़ाई, फायदा किसको? अब समझा। सीरियसली सर, बात कितनी खराब हालत है, मैंने छोड़ा नहीं उसे, दूसरी नौकरी देखने की कोशिश करता। आजकल छाप डालिए। मगर आपके भाई? हाँ छाप डालिए, पहुंचाई कराइए। इसी बीच में मैंने और भी 4-5 आर्टिकल सोचे थे। ये भागीरथ जी में है। कितने में? 4-5? किसी एक विषय पर? नहीं, सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी पानी और नल कॉर्पोरेशन को लेकर एक से दूसरा निकलता चला जाएगा, खंडरों के मकान के खंभों की तरह, समझे? एकदम पक्की बात। पुराने खंडर को चकनाचूर किए बिना कुछ न्याय नहीं जा सकता। चूर करोगे डॉक्टर साहब? पानी की टंकी को चकनाचूर करने की बात तो नहीं सोच रहे आप? नहीं भागीरथ जी, आप तो की बात है। आपको मेरा आर्टिकल कैसा लगा? एक शब्द में कहूं, लाजवाब। सचमुच? जी हाँ साहब, दो टूक समझने के लिए किसी को पंडित होने की जरूरत नहीं है। अबे जी, आपका ये आर्टिकल आज ही कंपोज हो जाए। यही कीजिए। देखिए, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। भागीरथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंटिंग की जिम्मेदारी आपकी रहे। समझ लेना कि सोना है सोना, एक एक शब्द जरूरी है। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर साहब। चाहिए आर्टिकल कब तक छपा हुआ दिख सकेगा? सब लोग देखेंगे, बस्ती के सब लोग। सिर्फ देखेंगे, चौंक उठेंगे। उसके बाद वे लोग इंसाफ करके देखेंगे कि मैं ठीक कहता या नहीं। अरे आप लोगों को नहीं मालूम कि तरह तरह का डर दिखाया गया है मुझे। मुंह बंद करके रहना हो, डरपोक की भांति। सच्चे रहने के बजाय, इंसाफ के बजाय अपने निजी लाभ को बड़ा मानना। छी छी छी, इससे बड़ी नीचता और क्या हो सकती है? ध्रुव, इन पूंजीवादियों से और क्या आशा कर सकते हैं? अब से जनवाणी के हर अंक में मैं लिखूंगा और एक के बाद एक लेख लिखकर मैं उनको छिन-भिन कर दूंगा। डॉक्टर साहब, वो जो अब है होगी लड़ाई आर या पार की। हाँ, ये लड़ाई ही है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। पर थोड़ा धीरज रखिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सोच विचार करिए, काम करना ठीक रहेगा। कैसा सोच विचार भागीरथ जी? हाथ के पास डायनामाइट मौजूद हो, उसका इस्तेमाल न करें, ये नहीं हो सकता। जितने पुराने निकम्मे लोग हैं, सबको हटा देना होगा सब जगहों से, समझा आप लोग? थोड़ी देर पहले तक तो मैं इतना क्लियर नहीं था और अब सब समझ में आ गया। अबे जी, अब हम सब मिलकर कहेंगे, चुंगी का कामकाज योग्य व्यक्तियों के हाथ में सौंपने का वक्त आ गया है। बस अगर हम लोग जल्दबाजी न करें, मिलकर चलें, संभल कर, तब कोई डर नहीं। अरे डर हो या ना हो उसकी चिंता कौन करता भागीरथ जी? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सत्य के लिए, अपनी आत्मा की आवाज। अबे जी, आपकी मदद करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। डॉक्टर साहब इस बस्ती के सबसे सच्चे मित्र हैं और इस समाज के सबसे बड़े हितैषी। आखिर पहचान ही गए आप, डॉक्टर साहब है जन साधारण के सच्चे मित्र, देश प्राण व्यक्ति। देश प्राण व्यक्ति। मकान मालिक समिति की ओर से डॉक्टर साहब को इस उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले मुझे एक उल्टी बात कही। ये बात उन्हें एक न एक दिन तो वापस लेनी ही। अरे हाँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, तब तक आप लोग देखना, प्रिंटिंग में कोई भी भूल ना, मैं आकर देखता हूँ। डॉक्टर हमारे बड़े काम आएगा। हाँ, जब तक पानी का मामला सामने है, उसके बाद इनके साथ चलना शायद खतरनाक होगा। अरे भागीरथ जी, वो तो सोच विचार करके ठीक कर लिया जाएगा। आपको हमेशा इतना डर क्यों लगा रहता है? डर? हाँ, मुझे लगता है डर। जब आप लोगों की निडरता का मतलब होता है बेकार में अधिकारियों को भड़काना, और मैं सदा से देखता आया हूं, उससे कोई अच्छा सा नतीजा नहीं निकलता है। और हाँ, आप उच्च राजनीति की चर्चा कीजिए, तब देखिएगा कि मुझे डर लगता है या नहीं। भाई, सिद्धांतिक रूप से मैं भी लोकतांत्रिक हूँ। यही तो आ गया, इन्हीं सब बातों से गोलमाल होता है। भाई साहब, मेरे पास विवेक है, यही है सारा गोलमाल। अगर आप लोग कहें कि हम लोग लोकतांत्रिक हैं, तो उसमें कोई गोलमाल नहीं होता, क्योंकि ये कांग्रेस हो या विरोधी दल, सभी लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। पर मैं इस सब मामले में अधिकारियों को चिढ़ाने का विरोधी हूँ। लेकिन मैं कोई हूँ हवा के साथ रुख बदलने वालों में से नहीं, और ना कभी ऐसा करूंगा। अश्विनी बाबू, आप तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, और आपका अचानक ये सब प्रतिज्ञा कर बैठना ठीक नहीं है। और ध्रुव बेटे, एक दो पक्की खूंटियां ढाने की कोशिश करो,
वाटर वर्क्स में लेबर ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो ना? तो तुम लेबर ऑफिसर होने की कोशिश कर रहे हो? वो बस मजदूर वर्ग तुमसे मुझे क्या? और कोई मुझे बार बार ये का या डरपोक कहेगा तो मुझे क्या नहीं होगा। अरे भाई, इस प्रेस के मालिक भागीरथ के चरित्र में ऐसी कोई मिलावट नहीं है। जो चाहे कसौटी पर रखकर देख सकता है। और मैं अब भी किसान मजदूरों की तरह ही हूँ। और ये बात सच है कि सोचने विचारने पर मैं मालिकों की ओर झुकता हूँ। ये बात याद रखिएगा। इस आदमी को एकदम छोड़ देने की जरूरत है। कागज और कलम के पेश की रुपए दे दे। ऐसे किसी को जानते हो क्या? पैसे का ना होना तो बहुत ही बुरा है। वही अगर होता तो अरे डॉक्टर से कहा जाए तो कोई फायदा नहीं, उसके पास तो कुछ ही नहीं। अरे उसके पास नहीं, उसके पैसे वाले हितेशी, उसके ससुर, बेशुमार रुपया बुढ़े के पास, साहब की तरह कुंडली मार के बैठा रुपये को। ठीक ठीक जानते हो उसके पास रुपया है? जरूर, अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ तो मिलेगा डॉक्टर की बीवी को, वो बुढ़ा अपनी बेटी को कुछ तो देगा, कम से कम अपने नातिन नातिन उनके लिए तो छोड़ेगा ही। अच्छा, उसी का आसरा लिए बैठे हो तुम? नहीं, कैसी बातें करते हैं? अब मैं क्यों किसी का आसरा? नहीं, मुझे अब समझ में आ रहा है तुम मैं साहित्य की बातें क्यों करते तुम मुझसे। इधर आओ। अरे मंजू बेटा, तुम यहाँ कैसे हो? काम का लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, ऐसी बातें कर रही हो तुम। आओ बेटा। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं देख रही हूँ समाज की भलाई और सत्य की ओर ही आपकी दृष्टि है। मानना पड़ेगा अंकल, आपने तो पापा और मुझे दोनों को चकमा दे दिया। आप जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं, ये मैं किसी दिन भी भूल नहीं सकूंगी। आपसे इतनी सब कड़ी कड़ी बातें मुझसे करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, खासकर इस वक्त। क्यों? खासकर इस वक्त क्यों? क्योंकि मेरी मदद के बिना तुम्हारे पिताजी का काम अब नहीं चलेगा। छी अंकल, आप इतने कमीने होंगे ना, मैंने सोचा नहीं था। मंजू बेटा, वो बात गुस्से में निकल गई, अभी मेरे मुंह से विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है किस पर नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ। नमस्ते। तुम किताबें छोड़े जा रही हूँ, किसी और से करवा लेना अनुवाद। मंजू, मंजू बेटा। निर्भय जी, जी क्या? प्रेस में आ गए पीछे के रास्ते से, आपको ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। ऐसे यहाँ अचानक मेरे आने की उम्मीद नहीं थी ना आपको अश्विनी? यहाँ उम्मीद तो हमें नहीं थी। छोटा है लेकिन है बहुत सुंदर आपका दफ्तर। बहुत भाग्यवान है आप। मैं बिना सूचना दिए ही आ गया। आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद तो नहीं हो रहा है? हम ऐसी बातें कर रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं? आप आइए बैठ। धन्यवाद। अश्विनी, आज एक बड़ी अप्रिय घटना होगी और इस दुर्घटना के जिम्मेदार हैं वाटर वर्क्स के मेडिकल ऑफिसर। यानी आपके छोटे भाई? जी, उन्होंने इस पानी के मामले में कुछ एक कमियों की कल्पना करके एक रिपोर्ट भेजी है डायरेक्टर्स के पास। फिक्र भी जी? आपको नहीं बताया? मुझसे कहा था कि आपको बता दिया है। हाँ, वो ऐसा कुछ कह कर ऐसे न भूलिए। अश्विनी, ये पांडुलिपि का निर्भय साहब, आप? यही इसी की बात कह रहा था। ये हमारे डॉक्टर साहब का लेख है। निर्भय जी, आप शायद इसी का जिक्र कर रहे थे अभी। हाँ, क्या लगा पढ़ के? अभी तक पढ़ा तो नहीं है, एक सरसरी नजर डाली है मैंने। लेकिन छाप तो नहीं है। देखिए, इतने प्रसिद्ध आदमी का लेख क्या मैं यूं ही लौटा सकता हूँ? देखिए, अखबार के मामलों में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस छाप देता हूँ। अच्छा, मैं एक मिनट में आता हूँ। खैरियत तो भागीरथ जी, कहाँ चल दिया? बैठिए बैठिए बैठिए, आइए अभी बैठिए। आइए आइए। देखिए, आप तो एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं और यहाँ समाज में आपका मान सम्मान भी तो कितना अधिक है। ये छोटे छोटे मकान मालिकों और स्थानीय महाजनों के बीच। लेकिन वे ही लोग तो संख्या में सबसे अधिक है। ये बात ठीक है। भागीरथ जी,
मैं जानता हूँ आप उनके विचारों से भली भांति परिचित हैं ना। अब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। ठीक। तो जब इस मध्यम वर्ग के लोगों में आत्मत्याग की इतनी गौरवशाली इच्छा मौजूद है जी, इससे सिद्ध होता है कि ये लोग समाज से इतना प्रेम करते हैं। इतनी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। पर निर्भय साहब, आप लोग भी तो पब्लिक को भली भांति जानते हैं। हाँ निर्भय साहब, और ये कोई ऐसा बड़ा भारी आत्मत्याग का मामला भी नहीं। निर्भय साहब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है ना, उसे करने के लिए जो रकम चाहिए उसका आंकड़ा कई करोड़ों में है। करोड़ों में? यही तो। अब ये रकम निगम को उधार देनी होगी, जो कुछ भी पब्लिक फंड में उसमें से, नहीं तो फिर टैक्स बढ़ा। रिफंड कैसे? निर्भय साहब आप कहना चाहते हैं कि हमारी बहुसंख्यक जनता के खून पसीने की कमाई अब इस तरह बर्बाद होगी? इसके सिवा रुपया कहाँ से आएगा? निर्भय साहब अब जो लोग वाटर वर्क्स के मालिक हैं, नहीं, उनके पास खर्च करने के लिए अब बिल्कुल पैसा नहीं। तो क्या ये एकदम अंतिम बात है? मैं तो बातचीत करके यही समझा, अब अगर बस्ती के लोग ये सब बदल के उन्नति कर लेना चाहते हैं तो उसका खर्च भी देना होगा। ये तो कुछ और ही मामला है। सबसे मुश्किल बात यह है कि पानी पंप करना 6 महीने के लिए बंद करना होगा। 6 महीने के लिए बंद यानी क्या? लोगों को पीने का पानी तो मिल पाएगा ना? बंद। मरम्मत पूरी होने में इतना वक्त तो लग ही जाएगा। निर्भय साहब ये हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं आप बताइए, तब तक हम मकान मालिक लोग क्या पिएंगे? अब इस बात का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है भागीरथी, लेकिन हम भी क्या करें बताइए। हाँ, अगर लोग प्रोपेगेंडा करने लगे कि हम लोग कीड़ों से भरा हुआ पानी देते हैं या पानी के नाम पे जहर देते हैं, तो यहाँ कोई आएगा? ठहरेगा यहाँ? निर्भय साहब आपको ये क्यों लगता है कि ये आशंका बिल्कुल बेबुनियाद है, मालिक प्रोपेगेंडा? देखिए मैं तो बहुत कोशिश करके भी यही समझ सकता। तब तो कहना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब ने बड़ी ज्यादती की है। माफ कीजिए निर्भय साहब। तो नहीं, दुख की बात यही है कि आपकी बात सच है। मेरा भाई हमेशा से ही कुछ सनकी साई है। अश्विनी, निर्भय साहब की इन सब बातों के बावजूद भी डॉक्टर साहब का लेख छापेंगे आप? कैसी बातें करते हैं? अब्दुल की बात है, मेरे दिमाग में मैंने मोटे तौर पर जो भी हालत है उसका ब्यौरा लिख लिया है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि थोड़ी बहुत उन्नति आसानी से की जा सकती है इसी ढांचे। आप लाए? मैं लाया था यही। डॉक्टर साहब वापस आ रहे अब है ये थोड़ा मुश्किल हो गया। निर्भय साहब उसके साथ यहाँ मुलाकात ठीक नहीं है। निर्भय जी आप लोगों से बातें करनी है बहुत। निर्भय जी आप एक काम कीजिए, आप सोशल मीडिया चैनल आप लोग उसे जल्दी भेजिए, कोशिश कीजिए मदद करना रहे, वो पूरी कोशिश करें। तुम इनके साथ करें, है ना? भागीरथ जी आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए ना, बैठिए। ये लीजिए कुछ पढ़ते रहिए। प्रूफ रेडी हो गया? अरे डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी लौट आए आप। भागीरथ जी अभी प्रूफ रेडी नहीं हुआ। अब इतनी जल्दी कैसे होगा डॉक्टर साहब? आप लोग समझ सकते हैं ना कि मैं बेहद बेचैन हो रहा हूँ। छापे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी टाइम लगेगा अभी जी, है ना भागीरथ जी? हाँ इसमें क्या शक है। तो ठीक है मैं फिर आता हूँ। वैसे भी ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इंसान को थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी होती है। चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ माने कोई बात है, मुझे भी ये लग रहा था। नहीं ये सब आप मत कीजिए, प्लीज आप मत कीजिए। ये सब क्या मत कीजिए? ये सभा डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन चाहे जो भी हो, आप इसे मत कीजिए। जी मुझे दूसरी बात करनी थी कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो सच है मुझे आज नहीं तो कल आपको बताना ही पड़ेगा। जो सोचा आप तुम इस ऑफिस में क्यों आई हो? काश अगर तुम समझ पाते। भाभी जी अंदर आ जाइए, आ जाइए। आप परेशान न हो, प्लीज नाराज भी न हो। मैं बस इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। देखिए मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। ये क्या बेकार बात कर रही है? ये बात तो सभी जानते हैं। देखिए तुम ये जानते हो, पर जानते तो उन्हें ऐसे पत्ते के मुंह में तो न डालते ना। क्या मामला है? यहाँ आकर तुम्हारा क्या दिमाग खुल गया है? तुम बाल बच्चे हैं तो क्या सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं रहेगा? क्या मैं अपने देश की उन्नति के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकूंगा? बिल्कुल कर सकोगे, बिल्कुल, पर जरा सोच समझ कर ना। मैं भी यही कहता हूँ,
सोच विचार कर मिल बैठ कर। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहने आई हूँ, प्लीज अपने इस राजनीति के झमेले में इन्हें ना फंसाएं। भाभी जी मैं खुद नहीं फंसाना समझ है। तो तुम सोचते हो कि मुझे यहाँ किसी ने फंसा लिया और मैं फंस गया? हाँ ठीक है, शायद तुम बहुत विद्वान हो, शायद हम सब में तुम सबसे अधिक विद्वान हो। हम उसी तरह बहुत ही आसान है तुम्हें फंसा लेना। अश्विनी जी अगर आप उनका इन्हें छापेंगे ना तो उनकी नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर साहब वसु प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम कुछ नहीं समझते। जिस ओर सत्य है, जिस ओर बहुमत है, उनकी हार नहीं होती। पर देख रहा हूँ कि ये जितने भले मनुष्य मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे देश की नींव है, जो इस संपदा की नींव है, अरे ये लोग तो आगे बढ़ेंगे ही। यही क्यों हम सबको आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे देश में और भी उन्नति हो। और ये क्या हमारे स्थानीय अधिकारी की छड़ी? अरे डॉक्टर साहब वो मामला क्या हुआ? नहीं मैं समझ गया। वो यहाँ आए थे आप लोगों को तोड़ने के लिए और मुझे प्रेस में आता देखकर कहाँ गए भागीरथ जी? देखते भाग गए। नहीं भैया अपनी चीज छोड़कर कहीं नहीं जाता। डॉक्टर साहब वो यहीं कहीं है। डॉक्टर साहब हो सकता है कि वो वहाँ है, या हो सकता है कि वो यहाँ। ऐसा मत। अब देखो वसु, मैं क्या करता हूँ अरे समझ के क्या भैया अपने आप को हमेशा इस सब पागलपन का क्या मतलब है? सोच समझ कर बात करो भैया। देखते नहीं मेरे हाथ में क्या कर रहे हो तुम? ये सोचते ना कि अब भी छड़ी दिखाकर डराएंगे लोग। ये सब अब नहीं चलेगा। तुमने मुझे बर्खास्त किया था ना, अब मैं तुम्हें बर्खास्त करूंगा हमारी सब जगहों से। तुम सोचते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये प्रगतिशील लोग हैं मेरे साथ, ये अश्वनी, ये ध्रुव, ये देखना क्या लिखते हैं तुम्हारे खिलाफ जनवाणी के पन्नों पर। और ये भागीरथ जी भी मेरे साथ हैं, मकान मालिक समिति की ओर से। मैं नहीं हूँ डॉक्टर साहब। अश्विनी, आप हैं इस जन आंदोलन में? जी मैं भी नहीं। इस सब का क्या मतलब है? अंग्रेजी आपने सारा मामला गलत तरीके से हमारे सामने रखा है। गलत तरीके से? देखिए आप घबराइए मत। आप मेरा ये आर्टिकल छाप डालिए, जो भी जवाब देना होगा वो मैं दूंगा। छपेगा नहीं, माने मैं नहीं छाप सकता। अपनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो संपादक हैं और संपादक ही अखबार चलाता है। जी नहीं, अखबार चलाते हैं पाठक, तो लोग पैसा देते हैं। प्रगतिशील जनमत यानी मध्यम वर्गीय लोग ही अखबार चलाते हैं डॉक्टर साहब। और वे सब मेरे खिलाफ। बड़ी जल्दी खिसक गया राजदंड। यानी आपकी जनवाणी में मेरा आर्टिकल छपना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब मैं आपकी घरबार की भलाई की उनकी खातिर घरबार सोचने की का बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है अश्विनी। जनता की जानकारी के लिए मुझे लगता है ये वक्तव्य छापना काफी होगा। ये एक सरकारी वक्तव्य है। रुक, देखना कि ये आज ही कंपोज हो जाए। पर मेरा आर्टिकल नहीं छपेगा। ठीक, यही सही। आप लोग सोचते हैं ना कि इस तरह से मुझे दबा देंगे सत्य को। भागीरथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये आर्टिकल आप पर्चे की तरह छाप करें। 100, 200, 500 बल्कि कई हजार प्रति होगी। ये मैं नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, पूरे दाम देने पर भी नहीं। देखते तो हैं लोग नाराज हो जाएंगे। जनमत और उसे आप यहाँ कहीं नहीं छिपा सकते।
तो फिर मेरा आर्टिकल मुझे लौटा दीजिए। दीजिए। ये मैं लोगों को बताऊंगा ही। सभा करके चिल्लाकर पढ़ूंगा और सच बात क्या है लोग जान जाएंगे। कोई हल नहीं मिलेगा। सभा के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी तुमको। ये क्या? इस तरह अचानक सब लोग हमारे दुश्मन क्यों हो गए? जानती हो क्यों? क्योंकि ये सब के सब बूढ़े हैं, जड़ बूढ़े। ये लोग तुम्हारी तरह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर बार के बारे में सोचते हैं। इस देश के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। ये भी देखिए, बूढ़ों में भी बीच बीच में सीधा खड़े होने की ताकत होती है। मैं तुम्हारे साथ, चलो यहाँ से। आखिर मैं अपनी औरत तक को पागल कर दिया इस आदमी ने। ये साहब कौन है? ये जनवाणी अखबार का आदमी है, भागीरथ जी का जनवाणी। ये जगह बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है आपको? कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे आपने जल्दी दे दिया। ये तो मेरा फर्ज है। कोई बात नहीं। जी आ गए। क्यों, कैसा लग रहा है? हाँ, सब ठीक। बस तुमसे नाराज मत करो। नहीं, मैं संभलकर बात कर सकता हूँ। साथियों, मुझे लगता है कि सभा को चलाने के लिए एक सभापति की जरूरत है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि एक सभापति चुन ही लिया जाए। मैंने ये सभा बुलाई है एक बात बताने के लिए। लेकिन उस बात से बाकी लोगों में विरोध भी तो हो सकता है। एक सभापति चुन लेंगे, एक फैसला हो जाएगा। साफ समझ आ रहा है, सभापति की मांग जनता की मांग। ठीक है, यही सही। साथियों, मेरी राय है कि हमारे निर्भय साहब का ही, जो हमारे शहर के मेयर साहब हैं, उनका ही सभापति होना उचित है। भाइयों, कई वजह हैं, आप लोग जानते हैं। मैं तैयार नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो इस काम के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। मैं सभापति के रूप में मकान मालिक समिति के सभापति श्री भागीरथ जी का नाम देना चाहता हूँ। आप सभी लोग
आप सभी लोग जब पूरे विश्वास के साथ में मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को यह स्थान दे रहे हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा। और जब आप लोगों ने मुझे चुन ही लिया है तो शुरू में ही मुझे थोड़ी सी बात कहनी है। मैं बहुत ही अमन पसंद आदमी हूँ। सोच विचार कर समझ बूझ कर चलना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहा है। जो लोग जानते हैं मुझे वे बात जरूर जानते होंगे। तभी मैं से कह सकता हूँ कि मिलकर चलना ही हर एक इंसान का कर्तव्य है। इसीलिए सुमति सभा में भी मिलकर चलने से ही समाज का कल्याण है। इसलिए मैं उन शुद्ध नागरिकों से जिन्होंने ये सभा बुलाई है उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सुमति की सीमा का उल्लंघन ना करें। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप में से किसी को कुछ कहना है? सभापति जी जी। तो साथियों, अब आप लोगों के सामने हमारे शहर के मेयर साहब अपनी खासम खास बात रखेंगे। भाइयों, अपने उपस्थित एक रिश्तेदार की बात सोचकर आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो वाटरवर्क्स के मेडिकल ऑफिसर हैं उनके साथ मेरा क्या नाता है। मेरी इस सभा में भाषण देने की इच्छा बिल्कुल न थी, लेकिन शहर की सबसे अहम व्यवस्था के मामले में अपनी गहरी परेशानी के कारण ही मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा और यह प्रस्ताव रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सभा में उपस्थित शहर का कोई भी नागरिक पानी के मामले में किसी भी अनर्गल एवं बेबुनियादी प्रचार पर कान न दे, जिससे किसी भी झूठ के फैलने का तनिक भी प्रचार न हो सके, इसका भी इंतजाम करें। इसीलिए मैं ये प्रस्ताव आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि ये सभा डॉक्टर अभय कुमार के पानी के मामले में किसी भी बयान को सुनने से इनकार करती है। व्हाट? ये क्या बकवास है? तो फिर मेरी बात कोई नहीं सुन सकेगा? जनवाणी में प्रकाशित मैंने अपने बयान में जितनी भी मुख्य बातें हैं सब खोल के लिखी हैं। उससे आप सब समझदार लोग आसानी से अपनी राय कायम कर पाएंगे कि डॉक्टर के बेकार के प्रस्ताव ने न केवल शहर के इज्जतदार लोगों को अपमानित किया है, बल्कि उसे मानने पर शहर के समस्त करदाताओं के कंधों पर एक नया बोझ डालने की कोशिश की गई है, जिसका आंकड़ा कई करोड़ों में है। आप लोग मेहरबानी करके जरा चुप हो जाइए। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निर्भय साहब के इस प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं, और ये मेरी पक्की धारणा है कि डॉक्टर साहब के इस शोरगुल के पीछे कोई और वजह है। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। साथियों, अब आप लोगों के सामने गढ़वाली के संपादक अश्विनी तलवार अपनी बात रखेंगे। पत्रकार शुरुआत में डॉक्टर अभय कुमार की बात को कई जगह से समर्थन मिला। मैंने भी अपनी ताकत के हिसाब से उनका समर्थन किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब की झूठी कहानी से हम लोग कहिए कि डॉक्टर साहब की गैर जिम्मेदाराना बातचीत से और आज की इस घटना से और हमारे डायरेक्टर साहब की रिपोर्ट से बात साफ जाहिर है कि जनता भी डॉक्टर कुमार के खिलाफ है। श्रद्धेय नागरिकों, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए कि एक संपादक का कर्तव्य क्या है? सभी पाठकों की इच्छा के अनुसार चलना ही है ना? सभी पाठकों के हित की रक्षा और उस हित को बढ़ाने का भार क्या एक संपादक के ऊपर नहीं है? आप लोग बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसे एक व्यक्ति जिनके घर पिछले कई दिनों में प्राय आता जाता रहा, ऐसे एक व्यक्ति जो आज तक अपने सह नागरिकों से हार्दिक सहानुभूति शुभकामनाएं जताते रहे, ऐसे एक व्यक्ति इनकी एक बात
कहिए कि जिनकी मुख्य चारित्रिक कमजोरी ये है कि वो दिमाग के बजाय अपने दिल पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो उनके साथ संबंध छोड़ने में मुझे अपने साथ ही लड़ाई करनी पड़ी है। लेकिन आप लोगों के प्रति कर्तव्यहीन है मुझे वो संबंध छोड़ने के लिए मजबूर किया। और दूसरी वजह जिसने मुझे संबंध छोड़ने पर मजबूर किया वो है उनके परिवार के लिए मेरी चिंता। जल व्यवस्था के बारे में बात करें। निर्भय साहब के प्रस्ताव पर अब वोट लिए जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने पानी की बात कहने की इच्छा ही अब नहीं रही। मुझे एकदम नई बात कहनी है। आइए, मुझे भी कुछ कहना है। भाई आप बोले जा रहे हो, कब से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी ये करता था कि मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो 8 बजे बाद में जो ठेके बंद होते हैं वो चालू करवा। आप इनको कोई ऐसी योजना लाए ना, ये दारू पी कर आए आप मैं बोल सकता हूँ क्या? साथियों, अब आप लोगों के सामने हमारे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर अभय कुमार अपनी बात रखेंगे। जी डॉक्टर। कुछ दिन पहले तक मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की गई होती तो मैं देख लेता। अपने सबसे बड़े अधिकार, अपने न्याय संगत अधिकार की रक्षा के लिए मैं शेर की तरह लड़ता। पर अब ये सब बातें मेरे लिए बेकार है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि इतनी बातें, इतनी घटनाएं घटी हैं कि मेरा सिर चकराने लगा है। पर अब सारी स्थिति को मैं एकदम साफ देख रहा हूं और इसीलिए आज की ये सभा बुलाई। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। ऐसी एक बात जिसके मुकाबले में बाकी सारी बातें, जैसे हमारे पानी में कीटाणु हैं या फिर चमड़े, ये बात मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों से कि आज मैं आपसे पानी की बात नहीं करूंगा। मैं आज आप लोगों के सामने अपने एक बड़े भारी आविष्कार की बात कहूंगा। आविष्कार ये कि हमारी सारी सोच विचार की जड़ ही गलत है। हमारा ये जर्जर सभ्य समाज एक ऐसी धरती के ऊपर खड़ा है जहां छुआछूत और भेदभाव के कीटाणु लिबलिबा रहे हैं। ये आदमी क्या कह रहा है? यही के सब पागल हैं, पागल। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात के ढंग पर जरा नजर रखें। इंसान अपने बचपन को जिस तरह से प्यार करता है, मैं अपने इस शहर, अपने इस गांव को, जिसके ऊपर ये कॉलोनी बनी है, इसे बहुत प्यार करता हूं। जब मैं यहां से चला गया था तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। उसके बाद वहीं दूर से उस वीराने में अपने इस वतन की और यहां की रहने वालों की याद को कल्पना के रंगों से रखता आया। मेरा जीवन बाहर ही बाहर कटा है। अपने सच बोलने की वजह से मैं कहीं भी एक जगह जमकर काम नहीं कर पाया। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपने वतन को भुला दिया। यह बात कोई कह नहीं सकता। वहीं उस दूर देश में बैठे बैठे मैंने तैयार की थी ये पानी नल की योजना, इस कॉलोनी की योजना। फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यकीन मानिए, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अपने गांव में रहूंगा, अपने समाज के लिए जो कुछ बन सकेगा करूंगा। प्यार करूंगा अपने देश के लोगों से, आप लोगों से। पर सच्चाई की ओर से आंखें मूंद कर मैं खुश होता था। कल सवेरे या शाम को अचानक मेरी आंखें खुल गई। देखा कि यहाँ के ये अधिकारी लोग एकदम बुद्धिहीन हैं, मूर्ख हैं, सच को समझने नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, ये सब बेकार है। छोटी मोटी बातों पे मुझे पकड़ने की कोशिश न कीजिए। मुझे पता चला है कि ये अधिकारी लोग, देश भर के अधिकारी लोग एकदम अंधे हैं। ये लोग बस अपना काम निकालना जानते हैं, अपना सिक्का जमाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोई ईमानदार आदमी जहां भी जाएगा ना, ये लोग उसका रास्ता रोककर खड़े होंगे ही। ऐसे लोगों को, उन तमाम लोगों की भांति कीड़ों की तरह मारकर सफाई करना जरूरी है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं कीड़ों को? किसको मारकर आप बोल रहे हो? ये काम नहीं करेगा। ये पैसे बिना पान शराब पीने देता है। डॉक्टर साहब, भाषा जरा संभाले रहिए। देखते तो हैं कि लोग नाराज हो रहे हैं। अपने सम्मानीय अधिकारी
अधिकारियों के बारे में मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आज की ये सभा इन अधिकारियों की बुराई करने के लिए बुलाई गई है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत बार इसलिए कि ये सब दूसरों के ऊपर जीने वाले लोग हैं, बीते हुए जमाने के बासी विचारों का जिनका कारोबार है। ये खुद ही अपनी मति भूल रहे हैं, इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पर ये लोग ही हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये बात नहीं है। इन लोगों ने ही हमारे नैतिक जीवन को सबसे अधिक गंदा कर डाला है, ये बात नहीं है। ये लोग ही हमारे बीच सत्य और स्वाधीनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये भी नहीं। तो फिर कौन है वो लोग? नाम बताइए ना। हाँ, बताऊंगा और जरूर बताऊंगा। यह आविष्कार तो मैंने कल ही किया है। सत्य और स्वाधीनता का सबसे बड़ा दुश्मन है ये उधार का बहुमत। डॉक्टर साहब, जी हाँ, इन शरीफ लोगों का बहुमत। डॉक्टर साहब, सभापति की हैसियत से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी ये बात वापस ले लीजिए। बहुमत आज यहाँ मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। बहुमत जो कहे वही हमेशा उचित होता है और वही सत्य भी। कभी नहीं। इस देश में बहुमत किनका है? बुद्धिमानों का या मूर्खों का? सारे संसार में मूर्खों का बहुमत है। सत्ता उनके हाथ में, ये ठीक है, और सत्य नहीं, न्याय नहीं। देखिए, इस तरह से चीख कर चिल्लाकर आप लोग मुझे बिठा तो सकते हैं, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अब हमारे डॉक्टर साहब क्रांतिकारी बनने हैं। हाँ, हूं मैं क्रांतिकारी। क्या बहुमत नहीं सत्य का मोहर पट्टा दे रखा है? झूठी बात के खिलाफ मैं क्रांति करूंगा। पर ये लोग ऐसे भाव बनाए हुए बैठे हैं जैसे मानो सत्य के ऊपर इन लोगों का एक अधिकार है। डरा कर धमका कर ये जो कहे वही सत्य है, बाकी सब बेकार झूठ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सत्य अपने मन माफिक नहीं होता उसे क्या कहेंगे वे लोग? सत्य नहीं है। ये सत्य का हिसाब भी तो जोर जबरदस्ती से डरा कर पैसों से खरीद कर तैयार किया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सब सत्य ही सत्य नहीं होते। ऐसे बहुत से पुराने सत्य एकदम अर्थहीन हैं, बेकार हैं, झूठे हैं। क्या उनके सर पर सींग होता है क्या? देखिए, डॉक्टर की हैसियत से आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अरे बासी मांस की तरह नुकसानदायक है ये। हमारे समाज की तंदुरुस्ती को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। और हमारे माननीय वक्ता अपने विषय से बहुत दूर चले गए। मैं अपने विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं। यहाँ के इन मुखिया लोगों ने ही इस देश की शांति नष्ट कर दी है। जी हाँ, ये सब शरीफ लोग, बहुमत, ये जोर जबरदस्ती का बहुमत, ये सब बुराइयों की जड़ है। हमारे चारों तरफ की जलवायु को इन लोगों ने ही गंदा कर डाला है। कारण शायद ये है कि यहाँ की स्वाधीन और बुद्धिमान जनता ने आज सत्य के प्रति अपनी आस्था को सिद्ध कर दिया। वाह, अश्विनी जी भी सत्य के बारे में बोलने लगे। सत्य, ये किसका सत्य है? किस मानधाता के जमाने का सत्य है? दुनिया में ऐसा कोई सत्य नहीं जो हमेशा चलता रहे। हमारे बूढ़े बाप दादा जिसे अच्छा या सत्य समझते थे, वो कहने और सुनने में अच्छा लगने पर हम उसका कोई मूल्य नहीं है। सत्य गढ़ रहे हम लोग जो इस लड़ाई में उतर आए हैं। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब है अश्विनी जी, मतलब है कि जो जनवाणी दिन रात जिस नारे का जाप करती है कि ये जनता सब बातों का पैमाना है। पैमाना क्या मतलब है उन सब बातों का? ये सब बकवास यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जनवाणी और दूसरे अधिकार संपन्न लोग अगर झूठा प्रचार प्रसार कर करके आम जनता को ये यकीन करा भी दें, तो भी क्या हमारी अशिक्षित भटकी हुई जनता के हाथ में कोई शक्ति है? या फिर वो इन लोगों की बात को ही अपनी बात समझकर उसको यकीन करते चली आ रही है? और इस मौके का फायदा उठाकर ये गिनती के 2-4 लोग अपनी बात कहने का मौका पाकर ऐसे रोक जमा रहे हैं कि ये जनता का कितना काम करते हैं। असल में तो ये मतलबी लोग हैं। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब किस तरह चालाकी से आपको मूर्ख और शिक्षित कहकर गालियां दे रहे हैं। गालियां? अरे इन सब का क्या मतलब है? अरे हम क्या कोई नहीं है क्या आपके लिए? अरे पूछेंगे उनके हाथ में सब कुछ है क्या? अरे जो मुंह में भागीदार मेरी बात आप लोग नहीं मानेंगे, ये बात मैं जानता था। पर जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उन्हें इस तरह का ये अपमान सहना। जिस घर में हवा नहीं जाती, ठीक 2 कोर भोजन नहीं जुड़ता, उन्हें अपनी गलती समझाना बहुत आसान है। ऑक्सीजन की कमी तो दिख रही है। यहाँ की ये चोरी, झूठ और बेईमानी को पर खड़ी हुई इस निगम का इंतजाम देखकर। डॉक्टर साहब, ये सब अब
किसी तरह से नहीं चलने दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं चलने दिया जा सकता। तो मैं चौराहे चौराहे पर पुकार कर कहूंगा, दूसरे सब जगहों के अखबारों में लिखूंगा और यहाँ के हालात में सबको बताऊंगा। और समझ में आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब की इच्छा ये है कि हमारी बस्ती टूट जाए। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अरे इस तरह से जीने से बेहतर है कि ये बस्ती टूट जाए। बस्ती टूट जाए? जो आदमी अपने देश, अपने समाज को नष्ट कर देने की बात सोचता हो तो जरूर इस देश का दुश्मन है। दुश्मन? अरे ये आदमी तो सचमुच ही देश का दुश्मन है यार। हमने डॉक्टर साहब को क्या समझा? शांत हो जाइए, शांति से बैठिए आप लोग। देखा, इस बस्ती के एक रहने वाले और एक नागरिक के नाते यहाँ जो कुछ मैंने सुना उससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर साहब के चरित्र का ऐसा रूप सामने आएगा। यहाँ के एक आम नागरिक की बात मुझे माननी पड़ती है कि डॉक्टर साहब देश के दुश्मन हैं। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं और ये सभा मानती है कि डॉक्टर साहब देश के दुश्मन हैं। साथियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने इतनी धीरज के साथ में इस सभा के काम में एक बहुत बड़ा फैसला किया है और मैं आप लोगों को इसलिए असंख्य धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज की इस सभा में यह आसानी से ऐलान किया जा सकता है कि हमारी जनता अपने हित के विषय में कितनी सजग है। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के निगम के कर्मचारियों, खास तौर पर निर्भय साहब का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके हमारे सपनों को साकार बनाया है। साथियों, आज की यह सभा यहीं समाप्त होती है।
हाल एक सा बूंदों को भी सांसों जैसी बूंदों को भी सांसों जैसी मान के चल समझ ले पागल जल न जाए जल तो ये था नाटक एनिमी ऑफ पीपल। आइए अब पात्रों से परिचय के लिए मैं नाटक के निर्देशक योगेंद्र सिंह को आग्रह करती हूँ कि आप पात्रों का परिचय कराइए। राहुल, सिद्धार्थ, साहिल, श्याम यादव, ओम, गौरव, नितेश, साक्षी, आस्था जी, उमर, प्रियांशु, हमारे बहुत सीनियर नरेंद्र अंबानी, नाटक की कॉस्ट्यूम्स की है काजोल ने, मेकअप किया है असलम जी ने। पहले मैं अपना बता देता हूँ, मैं योगेंद्र, आज डॉक्टर ए महमूद अली, दो बातें कहनी है। एक तो मैं भूल जाता हूँ, राज रंगम चंद्रदीप भाड़ा जी का, मोनिका जी का, पूरे जवाहर कला केंद्र का, भरत जी का, एडी जी मैन का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जब भी हमको नाटक करना होता है, सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस नाटक में। हाँ, संगीत पर विमल मीणा, लाइट्स देशराज,
से एक बार चंद्रवती भाड़ा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाटक को अपने फेस्टिवल का भाग बनाया। थैंक यू सो मच सर। वो है फोर्थ वॉल के संस्थापक विशाल विजय जी। थैंक यू सो मच। मैं किसी को भूल रहा हूँ तो वो लोग स्टेज पर आके खुद अपना नाम बता दीजिए। अब मैं समारोह के निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप भाड़ा से आग्रह करती हूँ कि कृपया अंगवस्त्र से आज के नाटक के निर्देशक रविंद्र सिंह का सम्मान करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कल इसी मंच पर शाम को मंचित होगा नाटक चित्रांगना। इस नाटक का निर्देशन किया है संकेत जैन। कल आप सभी से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।